बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीब सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल आउटशिट। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम नावल की तरफ। फस्तीना मलिक अपनी दोस्तों के साथ लॉन में बैडमिंटन खेल रही थी। चारों ने नहायत चुस्त लिबास पहन रखा था जो इनके जिस्म को छुपाने में नाकाम था। इनके जिस्म का हर उज़्व नुमायाँ हो रहा था, मगर इनमें से किसी को इसका एहसास नहीं था। एहसास दिलाने पर होता है, और यहाँ एहसास किसको था जो इनको होता। नाम नेहात मॉडर्निज्म और मगरिब की अनथी तकलीदें बहुत से मुसलमान घरानों के इस्तिलाही इक़्तिदार को बुरी तरह पामाल किया कर दिया था। ज़हीर मलिक के साथ अंदर आते इश्माइल मलिक ने हया से आरी इन लड़कियों पर एक नागवार नज़र डाली। ज़हर लगती थी से लड़कियां, अपनी कज़न फस्तीना समेत। इसे तो अपने ताया-ताई पर हैरत होती जिन्होंने फस्तीना को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो जो चाहे करे, जिस तरह का पहनावा चाहे पहने। जहाँ और जब चाहे आए जाए, कोई रोक-टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं, मगर नहीं, ये सब तो मॉडर्निज़्म की अलामात थी। खुद इसकी ताई सुमन में भी हर वक़्त बनी-ठनी कहीं जाने को बिल्कुल तैयार रहती थी। जिनका सोशल सर्कल इतना वसीह था कि इनका वक़्त घर पर कम ही गुज़रता था, और जो लिबास के मामले में बेटी से 2 हाथ आगे थी, ऐसी माँ औलाद की तरबियत क्या ख़ाक करती। वो ताज्जुब से सोचता अपने ताया के पीछे सर झुकाए चल रहा था। लड़कियों के गेम में कुछ देर के लिए ब्रेक आ गया था। एक बात मानने वाली है फसी, तुम्हारा कज़न है बहुत हैंडसम, आयज़ा ने तारीफ़ की। कज़न तो मुँह भी ताक नहीं राज़ी। अरे छोड़ो, इससे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट कज़न है मेरे, ये तो इनके आगे पानी भरे। हुस्न के मामले में हम पर अल्लाह की खास इनायत है। वो तो फ़ख्र से बोली तो तीनों ने तायद में सर हिलाए। ये सच था कि हुस्न के मामले में फस्तीना का खानदान वाक़ई माला-माल था। खुद इसके तीनों भाई भला के खूबरू और हैंडसम थे, वो खुद भी बहुत हसीन थी। और ये इश्माइल मलिक लंबा-चौड़ा, मज़बूत मर्द, घने बाल, गहरी काली आँखें, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। खैर फंसी ऐसे तो ना कहिए। इश्माइल मलिक भी बहुत ऊंची 6 फुट हाइट, जबरदस्त बॉडी, खूबसूरत गहरी सी आंखें के बंदा डूब कर रह जाए। फायजा ने बड़े जज़्ब से कहा। बाकी तीनों ने इसकी आंखों के आगे हाथ नचाया। कहीं तुम इसकी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं होगी? फस्तीना तमस्कराना बोली। परे मरो बदतमीज, किसी खूबसूरत बंदे की तारीफ करने में भला मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम लोग भी ना। वो बुरा मान गई। तुम इतनी महवियत से तारीफ कर रही थी, मैं समझी कहीं दिल विल हार गई हो। फस्तीना का अंदाज हनूस था। ओफो, क्या मुसीबत है, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा बाबा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अशमल मलिक जरा भी खूबसूरत नहीं है। वो बेचारगी से बोली तो तीनों के कहके आजाद हो गए। फाइजा कुछ देर से उन्हें घूरती रही, फिर वो भी इनकी हंसी में शामिल हो गई। अशमल मलिक ज़हीर मलिक के छोटे भाई हसान मलिक का बेटा था। अशमल के वालिदैन का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 8 साल का था। तब ज़हीर मलिक भाई और भाभी को आखिरी रामगा तक पहुंचाने के बाद इनकी इकलौती निशानी को घर ले आए। बेगम ज़हीर ने अलबत्ता इसकी आमद पर काफ़ी नाक चढ़ाई। ज़हीर मलिक माशी लिहाज से बहुत मुस्तहकम थे। नायला ज़हीर हमेशा से स्टेटस कॉन्शियस थी, लिहाजा वो अपने से कमतर रिश्तेदारों को मुँह नहीं लगाती थी। खुद वो एक अमीर-कबीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ज़हीर मलिक से इन्होंने लव मैरिज की, और आज इनके नाम की फैक्ट्री को चलाते हुए ज़हीर मलिक इतना आगे बढ़ आए थे कि आज मलिक इंडस्ट्रीज़ को बिज़नेस की दुनिया में एक नाम हासिल था। ज़हीर मलिक से छोटे हसान मलिक जो कॉलेज में लेक्चरार थे और माली लिहाज से अपने भाई से बहुत पीछे थे। यही वजह थी कि बेगम नायला ज़हीर ने इनसे कभी भी रबत रखने की कोशिश नहीं की। ज़हीर मलिक खुद भी कारोबार में इतने मसरूफ़ हो चुके थे, शाज़ो नादिर ही भाई से मुलाकात हो पाती। जहाँ भाई और भाभी की नागहानी मौत के बाद जब अशमल अकेला रह गया, तो इनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि वो अशमल को बेसहारा छोड़ दें। लिहाजा वो इसे लेकर अपने घर चले आए। जब बेगम नायला को अशमल एक आँख नहीं भाता था, मगर उन्होंने शौहर के सामने कभी भी खुलकर अपनी बेज़ारी का इज़हार नहीं किया। इनके तीनों बेटों असद, अरशद और हाशिर ने खुले दिल से अशमल को कबूल कर लिया, जबकि छोटी फस्तीना जो अभी मुश्किल 3 साल की थी, वो किसी शुमार में नहीं थी। ज़हीर मलिक ने अशमल को अपने बेटों की तरह पाला, इसकी तालीम का ऐसे ही ख्याल रखा जैसे अपने बेटों का रखा था। अशमल था तो छोटा, मगर समझदार और ज़हीन बहुत था। इसने कभी इन्हें मायूस नहीं किया। वो भी दिल के लगाकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया, यूँ वो दर्जा-ब-दर्जा आगे बढ़ता गया। फस्तीना जब छोटी थी, इसे बहुत अच्छी लगती थी, मगर जूँ-जूँ बड़ी होती गई, खुदसर और गुस्ताख होती गई। फिर अपनी मॉम की शय पर अक्सर इससे बदतमीज़ी कर जाती, जिसे वो सब्र से बर्दाश्त करता। फस्तीना को इसे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता। एक दिन तो इसने हद ही कर दी। अशमल का फिज़िक्स का टेस्ट था, वो नोट्स लॉन में रखे टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि इसे अंदर से आंटी ने आवाज़ दी। वो नोट्स वहीं छोड़कर अंदर इनकी बात सुनने गया, तो फस्तीना ने इसकी पेन की सारी स्याही इसके नोट्स पर गिरा दी। जब वो वापस आया तो अपने नोट्स की हालत देखकर शश तो रह गया, और अभी है तो सदमे से कैफे से निकला भी नहीं था कि इसकी नज़र हँसती हुई फस्तीना पर पड़ी। वो इसकी सारी शरारत समझ गया और ज़िंदगी में पहली बार खुद पर कंट्रोल खो बैठा और इसे थप्पड़ दे मारा। अंदर से बाहर आती नायला बेगम ने ये देखा तो इनका खून खौल उठा। इन्होंने आओ देखा ना दाओ इसके मुंह पर जोर से 2-3 तमाचे दे मारे। एहसान फरामोश, नमक हराम, हमारे टुकड़ों पर पलता, हमें ही आंखें दिखाता, दिखा दी ना अपनी औकात। इन्होंने ज़हरखंद लहजे में कहा। लानत तेरी अद्दा दे मॉडर्निज़्म ते गल करने दी तमीज़ नहीं है। अशमल मलिक अपनी इस तस्दील पर साख्त रह गया, फिर अपनी किताबें समेटकर चुपचाप चला गया। इसके बाद इसने कभी भी फस्तीना से बात करने की कोशिश नहीं की, ना वो आंटी के सामने ज़्यादा आता था। वो शायद
मलिक लंदन तालीम हासिल करने गए तो वहीं क्या हो गया? और फिर वहीं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली, फ़ोन पर अपने वालिदैन को इत्तला कर दी। कुछ दिन सबको अफ़सोस रहा, फिर भूल-भाल कर अपने काम-धंधों में लग गए। अरशद ने मेडिकल जॉइन कर ली थी। हाशिर का इरादा बैंकिंग की तरफ था। यूँ अंकल के तीनों बेटों से किसी एक को भी बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था। अशमा ने दौरान-ए-तलीम इनका हाथ बटाना शुरू कर दिया और जब एमबीए कर लिया तो बाकायदा इनका दस्ते-रास्त बन गया। अब तो इसका सामना कम ही किसी से होता था, वैसे भी अपने काम से काम रखने वाला बंदा था, तो हम अपने दाया के घर की आज़ाद रविश इसे कुड़ने पर मजबूर कर देती थी। मगर इस सिलसिले में किसी से कुछ कहना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था और इसे अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ थी, तो चुपचाप देखता रहता। तो बंदे ने इस तरह ही होना चाहिए था। फस्तीना की तीनों फ्रेंड्स आज फिर इसके घर डेरा जमाए हुई थी। आज वो लॉन की बजाय फस्तीना के कमरे में विराजमान थी, खाने के साथ बातों का नॉन-स्टॉप दौर चल रहा था। नीलम तुम्हारे प्रपोज़ल का क्या बना? आयज़ा को याद आया तो नीलम से पूछा जिसका आजकल बड़ा ज़बरदस्त प्रपोज़ल आया हुआ था। नथिंग अभी अंडर डिस्कशन है। वो लापरवाही से बोलती नीम को मुँह में डालने लगी। क्या बात है तुम लोग किस बात पर इतनी सोच-विचार कर रहे हो? मैंने तुम्हारे कज़न को देखा हुआ अच्छा खासा गुड लुकिंग और स्मार्ट है और फिर फॉरेन क्वालिफाइड भी है और ब्रॉड माइंडेड भी। फ़ाइज़ा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। पता नहीं ये तो मॉम डैड को पता होगा। नीलम के अंदाज में लापरवाही हनूस थी। तुम क्या कहती हो? फस्तीना ने पूछा। भाई मैं क्या कहूँगी मेरी अपनी तो कोई चॉइस है नहीं। विकी अच्छा लड़का है देखो क्या होता है। इसने कंधे उचकाए। फंसी यार तुम्हें तो कम से कम इधर तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयजा ने कहा तो फस्तीना ने नासमझी से इसे देखा। सादा सी बात है इतना हैंडसम और डैशिंग कजन घर में मौजूद है इसे सज्जन बना लो। आयजा ने शरारत से कहा तो फस्तीना ने ऐसे मुंह बनाया गोया मुंह में कोकैन आ गया। जस्ट शट अप यार अभी मेरा इतना स्टैंडर्ड लो नहीं हुआ कि अशमल मलिक को अपना सज्जन बनाने का सोचूं। माय फुट। इसने हकारत से कहा ये तुम इसलिए कह रही हो ना कि वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता वरना आज तुम ही इसकी तारीफ के पुल बांध दी होती। फ़ाज़िज़ा ने तमस्कराना अंदाज में कह के इसे जलते तवे पर बिठा दिया। तुम्हारा मतलब मैं इसकी त्वचा के लिए मरी जा रही हूँ? वो क्या लिफ्ट करवाएगा? मैं खुद ही से लिफ्ट नहीं करवाती। इस जैसे तो मेरी एक निगाह को तरसते हैं। मेरे एक इशारे पर मेरे तलवे चाटते रहते हैं। इसने बरहम होकर कहा, ओए अगर तुम अशमल मलिक को ज़ेर कर लो तो हम तुम्हें मान जाएँगे। फ़ाज़िज़ा ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मतलब अगर तुम अशमल मलिक को अपने हुस्न के जाल में फांस लो तो हम तुम्हें मान जाएँगे। इसने अपना अंदाज पूरी स्टार सा कर लिया। नीलम और आयज़ा भी हैरत से इसे देखने लगे। चैलेंज कर रही हो मुझे? इसने फ़ायज़ा की आंखों में देखते हुए कहा। यस ऑफ कोर्स फ़ाइज़ा ने मुस्कुराकर कहा। ओके डन इसने जल्दी से कहा। ये तुम लोग क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? फंसी क्या हो गया तुम्हें? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें कि तुम किस किस्म का चैलेंज कबूल कर रही हो? ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। नीलम जो इन चारों में कुछ समझदार थी इसने फस्तीना को डाँटा। चैलेंज इज़ चैलेंज और फस्तीना मलिक कभी अपनी बात से नहीं हटती, वो अटल लहजे में बोली। नीलम बेबसी से देख कर रह गई। आयज़ा की आंखों में भी तशवीश थी जबकि फ़ाइज़ा मुस्कुराती रही और फिर कुछ देर बैठकर वो तो चली गई मगर फस्तीना के लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ गई। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ही लानती ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ उधर ही ਵੱਡੀ लानती आप। अब इसे अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग करनी थी क्योंकि अशमल मलिक को शक भी ना और वो ये चैलेंज भी जीत जाए। फस्तीना ने अगले दिन से अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रात के 11 बजे जब सब लोग अपने-अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे, फस्तीना ने 2 कप चाय बनाई और ट्रे में रखकर अशमल के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। यस कम इन। अंदर से अशमल की आवाज़ आई तो वो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। आप? अशमल इसे देखते हुए हैरत से बोला और फिर जल्दी से नज़रें चुरा गया। वो सरापा कयामत लग रही थी। अशमल को इसके हुलिये से शर्म आने लगी। इसने नहायत तंग और गहरे गले की शर्ट पहन रखी थी जो बराए नाम ही शर्ट कहला सकती थी क्योंकि वो इसके जिस्म के इसरार को छुपाने में बुरी तरह नाकाम थी। जीन्स के पांचों को टखनों से भी ऊपर किया हुआ था जिसमें इसके गोरे से डोल पांव और भी नुमायां हो रहे थे। दुपट्टे से बेनियाज वो सरापा कयामत रात की इस पहर इसकी ख्वाबगाह में आकर शायद इसके ईमान का इम्तिहान ले रही थी। मगर मुकाबिल अशमल मलिक था अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की तरह अंदर से भी मजबूत और बावक़्क़ार। इसने एक के बाद दूसरी नज़र डाली नहीं। फस्तीना को एक पल को अपनी तैयारी ज़ाया होती महसूस हुई। एक्चुअली मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था मगर अकेले नहीं सब सो चुके हैं सिर्फ आपके कमरे की लाइट ऑन थी। सोचा आपके साथ बैठकर चाय पी ली जाए। इसने इतने आम से अंदाज में कहा गोया इन दोनों के दरमियान दोस्ताना मरासिम हो। अशमल को ज़ोरदार झटका लगा। आपने नाहक ज़हमत की मैं इस वक़्त चाय नहीं पीता वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आती। इसने खुश्क अंदाज में कहा। फस्तीना दाँत पीस कर रह गई ताहम चेहरे पर मुस्कुराहट से जारी ओह फोशमी क्या हो गया? अगर आप मेरी वज़ह से आज मेरी वज़ह से आपकी ज़रा-सी नींद ख़राब हो गई तो वो लाड से बोलती इसे एक और झटका देगी। माँ सदके जानू अटैक ना करा दी। या अल्लाह! आज तो मैंने गौर नहीं किया सूरज किधर से निकला था मगर ये लड़की रात के इस पहर मुझे झटके देकर यकीनन मेरा हार्ट फ़ेल कर देगी। वो बेचारगी से सोच कर रह गया। फस्तीना प्लीज़ मैं बिज़ी हूँ, आपका साथ नहीं दे सकूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड। इसने शाइस्तगी से माज़रत की, वो इस वक़्त हकीकतन कंप्यूटर पर कोई डाटा बना रहा था। इट्स ओके चाय रख रही हूँ, दिल चाहे तो पी लेना। फस्तीना इसके सामने कप रखने का झुकी तो अशमत शर्म से सर झुका कर रह गया। पता नहीं इस लड़की ने अपनी नस्वानी हया को कहाँ गिरवी रख दी है। वो ताज्जुब से सोच कर रह गया। बाहर आकर फस्तीना कुछ देर तो इसे दिल ही दिल में गालियाँ देती रही फिर मुस्कुरा दी। अभी तो आगाज़ है अशमल मलिक, कब तक खुद को बचाओगे? लानत तेरी ज़िंदगी पे। इधर-उधर मत वज्जा कर, लख लानत।
अशमल नमाज पढ़कर आया तो लॉन की मखसूस कोशे में अपने मामूल की वर्जिश में मसरूफ हो गया। सुबह आधा घंटा वर्जिश करने की बरसों की आदत थी। फस्तीना मलिक खिड़की से देखती वहीं चली आई। इतनी सुबह उठने पर इसने दिल को कैसे आमादा किया तो बस वही जानती थी, मगर बात आन की थी और वो हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अशमल मलिक को पटाने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। लानत तेरी आन दूती जिन्हों अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, इसने खुशदिली से कहा। अशमल ने हैरत से इसे देखा। 12 बजे उठने वाली आज जितनी सुबह नजर आई थी, मुकाम हैरत तो था। सुबह बखैर वो कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। फस्तीना को सुबकी का तो एहसास हुआ, मगर दबा गई। आप रोज सुबह ये रूटीन कैसे जारी रख लेते हैं? मुझसे तो ये सब नहीं होता। बात बनाए बात की आदत हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती। वो भी उस सपाट अंदाज में कह बैठा। 5 मिनट बाद इसने अपना वर्जिश का प्रोग्राम मुलतवी किया। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फ्रेश हो लूं। वो रस्मी सी तौर पर कहता अंदर बढ़ गया। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींच कर रह गई। नाश्ते की मेज पर आज खिलाफ मामूल फस्तीना भी सबके साथ ही। डैडी, आज सूरज किधर से निकला? अरशद ने मुस्कुराकर इसे छेड़ा। डैड प्लीज समझा दीजिए भाई को, इसने जहीर मलिक से लाड किया। भाई अरशद मत तंग करो मेरी बेटी को, इन्होंने अरशद से कहकर इसे साथ लगाया। अशमल खामोशी से नाश्ता करता रहा। फस्तीना गाहे बगाहे इस पर एक मेहरबान नजर डाल लेती जिसे सख्त चंबे में मुब्तला कर रही थी। अंकल, मिस्टर जंग आज हमसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। अशमल ने नाश्ता करते हुए ज़हीर मलिक से मुखातिब होकर कहा। दैट्स गुड, फिर कब रखें इनसे मीटिंग? इन्होंने इसी से मशवरा किया। मेरा ख्याल है 10 बजे का टाइम दे देते हैं। जापान की एक और कंपनी भी राब्ता कर रही है। अब देखें कौन हमें अच्छी क्वालिटी की मशीनरी अच्छे प्राइस पर देता है। वो खालिस कारोबारी अंदाज में बोला। ये तो है, दोनों पार्टनर्स पार्टी से अलग अलग मीटिंग कर लेते हैं, फिर जो ऑफर सूटेबल होगी वो कबूल कर लेंगे। ज़हीर मलिक को इसकी तजवीज़ अच्छी लगी तो तायद कर बैठे। डैड, ये फिर किस किस्म की मशीनरी मंगवा रहे हैं आप? हाशिर सरसरी अंदाज से बोला। बेटा, अभी जो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं फैब्रिक्स की, इसके लिए मशीनों वगैरह का सोच रहे हैं। अभी तो फैक्ट्री भी तमीरी मलाहिम में है, इसलिए हम इस दौरान मशीनरी वगैरह का इंतजाम करना चाहते हैं, ताकि जैसे फैक्ट्री मुकम्मल हो इससे काम शुरू किया जा सके। इन्होंने तफसील से बेटे को बताया। ओह अच्छा, इसने सर हिलाया। फस्तीना सख्त बोर हो रही थी। नायला बेगम नाश्ते के दौरान अखबार की तरफ मतवज्जा रही। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों की तरफ निकल गए। फस्तीना वापस कमरे में आकर ढेर हो गई। इतनी सुबह उठने पर खुद को कोसने लगी। अशमल कंप्यूटर पर बिजी था। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। इसने सख्त कोफत के आलम में मोबाइल को देखा, जिस वक्त इसकी पहुंच से बहुत दूर था। लामहला इसे काम छोड़कर उठना पड़ा। मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर घर का नंबर था। इसने फौरन ओके किया। हेलो हेलो अश्मी, कब से फोन कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे? दूसरी तरफ फस्तीना थी। अशमल अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। मैं काम कर रहा था, एनी प्रॉब्लम? इसने अपने लहजे को सख्त बनाने से रोका। एक्चुअली मेरी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, आपके पास टाइम हो तो मुझे आयजा के घर ड्रॉप कर दें। दूसरी तरफ जो फरमाइश हुई, इसने अशमल का खून खौला दिया। मोहतरमा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इसने सख्त अंदाज में कहकर फोन बंद कर दिया। या अल्लाह, किस मुसीबत से पाला पड़ गया। वो सर हाथों पर गिराते हुए बोला। दूसरी तरफ फस्तीना मुस्कुरा दी। अशमल मलिक, इस चैलेंज में मुझे मजा आ रहा है, वो दिल ही दिल में बोली। अशमल के दोस्त की शादी थी, जिसकी वजह से वो रात बहुत देर से आया। कोट कंधे पर डाले, बड़े ढीले ढाले अंदाज में अंदर आता वो ठिठक कर रुक गया। फस्तीना मलिक लाउंज में रखे सोफे पर दराज टीवी देख रही थी। इसे देखा तो मुस्कुराती हुई उठ बैठी। बड़ी देर से आ रहे हैं, कहीं गए थे क्या? मेरे दोस्त की शादी थी। खाना तो यकीनन खा लिया होगा आपने। चाय बना दूं? बड़े दोस्ताना अंदाज में ऑफर दी। नो थैंक्स, वो स्पार्ट अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद फस्तीना दूध का ग्लास ट्रे में रखकर लाई और बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। अशमल ने हैरानी से इसे देखा एक लम्हे को, तो फस्तीना भी सर पिटा गई। अशमल बिना शर्ट के खड़ा था, शायद वो शावर लेने जा रहा था। अशमल ने जल्दी से शर्ट उठाकर पहनी। आपको इस तरह आधी रात को मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। नागवारी अशमल के हर अंदाज से नुमाया थी। वो मैं ये दूध देने आई थी। इसने ग्लास साइड टेबल पर रखा। थैंक्स, और प्लीज मेरे लिए जहमत मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अखड़ अंदाज में कहता बाथरूम में बंद हो गया। फस्तीना बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती तन से मुस्कुरा दी। बीबी ने कुछ जाने चाड़ के हटना। नीलम की बात पक्की हो गई थी। तीनों दोस्तें आयजा, फायजा, फस्तीना नीलम के घर जमा थी। गोया तो मिस्टर वकास और फिकी के हक में फैसला हो गया, आयजा ने शोखी से कहा। नीलम ने तायद में सर हिलाया। गोया तुम शादी करके अमेरिका चली जाओगी, फायजा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इम्कान तो यही है, क्योंकि विकी का बिजनेस वहीं सेट है और अभी इसका यहाँ सेटल होने का इरादा भी नहीं। अच्छा है ना, यहाँ क्या रखा है? फस्तीना ने हकारत से कहा। खैर यूं तो ना को, अपना मुल्क अपना होता है। फॉरेन जाकर आप कितनी दौलत कमा ले, अपना स्टैंडर्ड कितना ही हाई क्यों ना कर ले, मगर रहेंगे थर्ड सिटीजन। आयजा ने फौरन इसे टोका। हाँ फंसी, आयजा ठीक कह रही है, ये अंग्रेज को हम अपने सिवा किसी को अहमियत नहीं देती। नीलम ने भी आयजा की तायद की। ओफो भैया, तुम लोग क्या बोरिंग बातें लेकर बैठ गए हो? फायजा बोर होकर इन टोकी, फिर फंसी की तरफ मुंह करके कहा। फंसी तुम बताओ, तुमने अशमल मलिक के दिल तक रसाई हासिल की या अभी तक मामला वहीं का वहीं है? बहुत जल्द कामयाबी मेरे हिस्से में आएगी। आखिर कब तक अशमल मेरे हुस्न से नजरें चुराएगा? वो भी एक मर्द, और मर्द कितना ही ज़ाहद व पारसा हो, हुस्न से नजरें नहीं चुरा सकता। जब हुस्न खुद मेहरबान हो तो मर्द को घुटने टेकने में वक्त नहीं लगता। बस कुछ अनापरस्त मर्द जरा वक्त ज्यादा लेते हैं। अभी तो मैं इसे सिर्फ दाना डाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैक पर लाऊंगी। फंसी बड़ी अदा से बालों को छटकते हुए बोली। अंदाज में खास तफाकर और अपने हुस्न का एहसास बोल रहा था। नीलम तासुब से देख कर रहेगी। अरे भाई ख्याल रखना, कहीं से पटाते पटाते खुद ही ना पट जाओ। फायजा तंजिया बोली।
बहुत देखे ऐसे, अभी फस्तीना मलिक का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं हुआ कि वो अशमल मलिक को दिल में बसाएगी, इसने हकारत से कहा। छोड़ो ये बातें, एक हफ्ते बाद मेरी मंगनी है, कुछ इस बारे में भी डिसाइड कर लो। नीलम ने बातों का रुख मोड़ा तो सभी कपड़ों जूतों की फिक्र में लग गए। फस्तीना मलिक ने क्या-क्या हरबे ना आज़माए मगर अशमल के दिल तक रसाई नहीं पा सकी। फस्तीना को अब लग रहा था कि वो चैलेंज हार जाएगी। अशमल मलिक इसे नाकाबिल तस्कीर लगने लगा, ताहम अभी वो मुकम्मल तौर पर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। रात को फिर अशमल मलिक के कमरे तक आ पहुंची। हल्की सी दस्तक देकर अंदर आई तो अशमल मलिक हस्बे मामूल अपने कंप्यूटर पर बिजी था। इसे देखकर नागवारी की कई शिकनें इसके माथे पर फैल गई, जिसे फस्तीना ने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हेलो अशमी, क्या हो रहा है? नहायत दोस्ताना अंदाज में पूछते हुए इसके करीब चल गए। अशमल को इसके बेहुदा हुलिये से कोफ्त होने लगी। कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए नेट सर्च कर रहा हूँ। वो सपाट अंदाज में कहता अपने काम में मसरूफ हो गया। हर वक्त काम और बस काम, क्या बोरियत है यार, कुछ वक्त अपने आसपास के लोगों को भी देना चाहिए जो आपकी त्वचा के तालिब है। वो एक अदाए नाज से बोली। प्लीज फस्तीना, मुझे सुबह ही सारी इन्फॉर्मेशन अंकल को फ्राहम करनी है, इसलिए प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करें। इस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था और फस्तीना को अपनी नाकामी मुंशराती नजर आई थी। अशमल, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं आपकी कज़न हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? बस टीना ने बड़ी आस से पूछा। नहीं, दो टोक जवाब मिला। मगर क्यों अशमल, आखिर को कज़न्स में दोस्ती तो होती है ना? हार मानना तो फस्तीना ने भी नहीं सीखा था। होती होगी मगर मैं इसका कायल नहीं, और प्लीज मैं मजीद बहस के मूड में नहीं, आप बराह करम तशरीफ ले जाएं। वो अपने काम में मसरूफ होते हुए बड़े रूखे अंदाज में बोला। बेइज्जती के एहसास से फस्तीना की कनपटियां सुलग उठी। ओके, सी यू एंड गुड नाइट। वो बातिल ख्वास्ता उठ की रश्मन मलिक ने शुक्र का कलमा पड़ा। या अल्लाह, ये कौन सी बला मेरी जान को चिमट गई। ये तो लगता है मेरी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लागो तो कुछ ही रहा। आंटी को खबर हुई तो बेटी को इल्जाम देंगी नहीं और मुझे बाहर निकालने में एक मिनट नहीं लगाएंगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर, इस हसीन बला से मेरी जान छुड़ा। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगा। तबीयत इतनी मकतर हो गई कि मजीद काम इससे नहीं हो रहा था, लिहाजा कंप्यूटर शट डाउन करके वॉशरूम में बंद हो गया। शायद चावल लेने से तबीयत संभल जाए। फस्तीना अपने कमरे में गुस्से से पेचो ताप खा रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फस्तीना को किसी ने नजरअंदाज किया। इसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। इसके बावजूद कई लड़के इसकी तवज्जो के तालिब रहते थे और यहाँ अशमल मलिक पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। अशमल मलिक, अब तक तो मैं तुमसे कजन की हैसियत से मिलती रही हूँ, अब खुद को तुम्हारी सज्जन बनाकर पेश करूंगी, फिर देखती हूँ तुम दामन बचा सकते हो या नहीं। आपके फुल एंड फाइनल गेम खेलूंगी। वो धीरे दिल में मंसूबे बनाती नींद में डूब गई। मानो तेरे मंसूबियां थी। अशमल मलिक, आप हैं ही इतने बेनियाज या बनते हैं? फस्तीना आज फिर इसके रूबरू बड़े धड़ल्ले से पूछ रही थी। क्या मतलब? वो बेतहाशा हैरान हुआ। मैं रोजाना आपके पास आती हूँ, आपसे बातें करने की कोशिश करती हूँ और आप है कि मुझे इग्नोर किए इस फजूल सी मशीन में मसरूफ रह जाते हैं। इसने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। सच अश्विन, कभी कभी तो मैं इस बेजान सी मशीन से सख्त जेलसी महसूस करने लगती हूँ। ये भी मुझसे अच्छा है, इसे कम से कम आपकी त्वचा तो हासिल है, जबकि मैं जीती जागती इंसान आपकी एक नजर की भी हकदार नहीं। बड़े छान पटक कर डायलॉग याद किए थे। देखिए फस्तीना, हर इंसान का एक मकसद होता है। कुछ लोग अपना मकसद भूलकर इधर उधर के कामों में वक्त जाया करते हैं और पछताते हैं, और कुछ अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर अपना मकसद हासिल करते हैं। मेरा शुमार भी इन दूसरे लोगों में होता है। मेरी जिंदगी में किसी फजूल काम की कोई जगह नहीं। मेरे सामने एक वाज़ह मकसद है और वो ये है कि मैं मेहनत करूँ और अपना और अपने अंकल का नाम रोशन करूँ, जिनके मुझ पर बेशुमार बेतहाशा एहसानात है, और मैं इनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सूरत चाहे कोई भी हो। इसका इतना वाज़ेह इशारा इसको सुलगा गया। हाँ तो सही है, आप इनके एतबार और एतमाद पर हमेशा पूरे उतरे, वो आप पर फख्र करते हैं और मैं इस फख्र को हमेशा कायम रखना चाहता हूँ। तभी चाहता हूँ कि आप यूँ आधी-आधी रात को मेरे कमरे में ना आया करें। इसने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में मना किया। मगर मैं क्या करूँ? दिन को आप होते कहाँ हैं? मजबूरन मुझे इस वक़्त आपके पास आना पड़ता है और इस पर भी आपके मिजाज मिलते नहीं। इसने यूँ लाड भरे अंदाज में कहा कि अशमल इसके इंतज़ार में मरा जा रहा था। लेकिन ज़रूरत भी क्या था किसी भी वक़्त मेरे कमरे में आने की? वो झुंझला गया। इस सिलसिले में मैं खुद को मजबूर पाती हूँ। वो सर झुकाकर कहेगी। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। मेरा दिल आपको देखने की ज़िद करता है। बताइए मैं इसे कैसे बहलाऊँ? वो सख्त बेबस नजर आ रही थी और अशमल मलिक साकती तो रह गया। अपने दिल को समझाइए फस्तीना बीबी, ये जब काबू से बाहर होते तो अच्छे अच्छों को जिल्लत से दो चार करते हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा जाइए, अपने आप को ख्वार मत कीजिए। वो कठोरपन से बोला। फस्तीना दांत पीस कर रहेगी। मगर क्यों अशमल, क्या कमी है मुझ में? आपने शायद मुझे गौर से देखा नहीं। वो अचानक इसके हाथ पकड़ते बोली। अशमल ने करंट खाकर अपने हाथ फौरन छुड़ाए थे। प्लीज फस्तीना, अपने मुकाम से इतना मत गिरे कि मुझे आपसे कराहियत आने लगे। अशमल खुद पर जब्त करते बोला, वरना दिल तो चाहता कि खींच कर थप्पड़ दे मारे। हम आपस में कजिन है अशमल, एक साथ बड़े हुए, चाहने लगी हूँ आपको। प्लीज अशमल, मेरे दिल का कुछ तो ख्याल करें। फस्तीना गड़बड़ाई। सॉरी, मैं आपसे कह चुका हूँ, अपने दिल को समझा लीजिए, आप मेरा आइडियल नहीं है। वो सख्त से बोला। क्या है आपका आइडियल? बताइए, मैं खुद को आपके आइडियल में ढाल लूंगी। वो तड़प कर बोली। आपने कभी खुद को देखा है फस्तीना बीबी? मुझे तो शर्म आती है आपको देखकर। अगर कभी गौर से खुद को देखे तो शर्म से मर ही जाए।
मेरा आइडियल एक बाहया मशरकी लड़की है जिसने खुद सारी ज़िंदगी गैर औरत को आँख उठाकर नहीं देखा। मैं खुद को अपनी शरीके सफ़र की अमानत समझता हूँ और अपनी बीवी में भी ऐसी सिफ़ात देखने को मुतमईन हूँ। ऐसी लड़की जो आधी-आधी रात को बिना किसी रिश्ते के एक नामहरम के कमरे में आती है और उससे मोहब्बत का इज़हार करती है, ऐसी लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकता हूँ? सही बेइज़्ज़ती था। वो इस्तज़ाइया अंदाज़ में बोला। फ़स्तीना साख्त रह गई। इसकी बातें सुनकर इतना ज़हर भरा था इसके दिल में फ़स्तीना के लिए। आप पछताएँगे अशमल। वो इसके कमरे से निकलते हुए बोली। अशमल तंज़िया मुस्कुरा दिया। अपने कमरे में आकर वो ज़ख्मी नागिन बनी हुई थी। अशमल की गुफ्तगू हक़ारत में अंदाज़े से दहकाए दे रहा था। बहुत ऊँची शे समझते हो ना तुम खुद को? तुम्हें अपने मुक़ाम से ना गिरा तो फ़स्तीना नाम नहीं। बड़ा नाज़ है ना तुम्हें कि तुम्हारे अंकल तुम पर बहुत मान और भरोसा रखते हैं। तुम्हें इन्हीं की निगाह में ज़लील करूँगी। ना तुम्हें बेइज़्ज़त करके इस घर से निकाला तो देखना, अब अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी के चंद गिने-चुने दिन शुमार कर लो। बस इसके बाद तुम्हें बहुत बड़ी ज़िल्लत से दो-चार होना है। फ़स्तीना गुस्से से पेचोताब खा रही थी। लानत तेरी ज़िंदगी ते उत्ते ही लानत। अगले दिन फ़स्तीना को मौका मिल गया कि वो अशमल के खिलाफ मंसूबे को अमली जामा पहनाए। फ़स्तीना अशमल के कमरे में आई तो अशमल कमरे में नहीं था, शायद वॉशरूम में था। वो इसकी मखसूस टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। टेबल पर अशमल की रिस्ट वॉच और मोबाइल पड़ा था। अचानक एक शैतानी सोच इसके दिमाग में आई। इसने अशमल के मोबाइल से अपने मोबाइल पर रिंग किया और फिर अपने मोबाइल से कॉल रिसीव कर ली। तकरीबन 3 मिनट बाद कॉल ड्रॉप कर दी। फिर अशमल का मोबाइल टेबल पर रखकर वहाँ से हट आई और इसके बेड पर आ बैठी। अशमल तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला तो इसे कमरे में देखकर शदीद नागवारी की लकीरें इसके माथे पर उभर आईं। इसने जल्दी से तौलिया अपने गिर्द लपेटा। वो इस वक़्त सिर्फ शलवार पहने हुए था। फ़स्तीना नाइटी में थी जिससे इसके जिस्म का हर उज़ू नुमायाँ हो रहा था। अशमल का जी चाहा इस पर तेल डालकर आग लगा दे। आखिर ये लड़की से चाहती क्या है? फ़स्तीना मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और यहाँ से चली जाओ। वो सख्त लहजे में बोला। अशमल प्लीज़ मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे धुतकारे मत। वो बेबसी से बोली। ये प्यार नहीं तुम्हारे नफ्स की सरकशी है जो तुम्हें उकसा रही है। तुम तो शायद गुनाह सवाब के चक्कर से आज़ाद हो मगर मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है। मैं अपने ही अंकल के घर नकब नहीं लगा सकता। चली जाओ इससे पहले कि मैं अंकल को सब कुछ बता दूँ। वो मुँह फेर कर सख्त लहजे में बोला। नहीं जाऊँगी मैं, हरगिज़ नहीं जाऊँगी। आप मेरी बात जब तक नहीं मानेंगे मैं इसने दानिस्ता आवाज़ ऊँची कर ली। आहिस्ता बोलो फ़स्तीना प्लीज़ क्यों मेरी इज़्ज़त के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। वो रोते हुए बोली। आवाज़ हनूस तेज़ थी। अशमल घबरा गया। तुम यूँ नहीं मानोगी, मेरे कमरे से बाहर निकलो फिर चाहे पूरे शहर में तमाशा लगाती फिरो मेरी बला से। अशमल ने इसे हाथ से पकड़कर दरवाज़े की तरफ धकेलना चाहा। फ़स्तीना इसके बाजू में मचल गई। इसी वक़्त दरवाज़ा खुला और ज़हीर मलिक और नायला ज़हीर अंदर आ गए। ज़हीर मलिक की आँखें तो दुःख और सदमे से फटी रह गईं। जिस तरह फ़स्तीना इसके बाजू में थी वो खुद बगैर तमीज़ के खड़ा था। सारी सिचुएशन इसके खिलाफ थी। फ़स्तीना ने माँ-बाप को देखा तो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। नायला गज़बनाक होकर इस पर पल पड़ी। नमक हराम, बेशर्म, बेगैरत इंसान हमारे एहसानात का ये सिला दिया कि हमें रुस्वा करने पर तुल गया। अशमल तो दुःख की ज़्यादती से चुप सा हो गया। ज़हीर मलिक भी गूंग से खड़े थे। इनके एतबार का खून जो हुआ था और सब इनकी बर्दाश्त से बाहर था। ये सब क्या है? इनकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। शोर की आवाज़ सुनकर अरशद और हाशिम भी दौड़ते हुए आए और अब हैरान और परेशान खड़े सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। मॉम, इसने मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया था और जब मैं आई तो ये फ़स्तीना ने बात अधूरी छोड़ दी मगर इसकी अधूरी बात ने भी सबको मुश्तिल कर दिया। ये सब झूठ है अंकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अशमल के मुँह से बमुश्किल निकला। ये देखिए मेरे मोबाइल में इसकी रिसीव कॉल। आप इनका मोबाइल चेक करें, मेरा नंबर डायलिंग में होगा। अगर इसने डिलीट ना किया हो तो। हाशिम ने फ़ौरन इसका मोबाइल चेक किया। फ़स्तीना की बात की तस्दीक हो गई। मगर तुम आई क्यों इस ज़लील कमीने के कमरे में? नायला ने फ़स्तीना को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। मैं रोज़ आती हूँ इसके कमरे में। हम लोग रोज़ाना ढेरों बातें करते हैं। इसने मुझसे कहा मैं अंकल से बात करूँगा तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे क्या पता था ये मुझे चीट करेगा। मैं इसकी बातों में आ गई मॉम, आई एम सॉरी। वो रोने लगी और अशमल इस तरह कोई पर हक तक खड़ा था। मैं जान से मार दूंगा इस ज़लील शख्स को और साथ में तुम्हें भी। तुम ना आती इसके कमरे में तो इसकी इतनी जुर्रत भी नहीं होती। अरशद खून-रंग आँखों से इस पर पल पड़ने को था कि ज़हीर मलिक ने इसे पकड़ लिया। खुद को सँभालो अरशद, ये मामला हमारी इज़्ज़त का है। इन दोनों को मारकर अगर हमारी इज़्ज़त बच जाती तो ये नेक काम मैं खुद करता, मगर नहीं, इनकी मौत हमें मज़ीद ज़िल्लत के घड़ों में धकेल देगी। अभी जो बात घर के अफ़राद के बीच है, कल वो ज़ुबान ज़द-आम होगी और फिर हम माशरे में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात तो ज़हीर मलिक की सच्ची थी। अरशद और हाशिद भी कुछ ठंडे पड़ गए। अशमल शर्मिंदगी से सर नहीं उठा रहा था। नायला बेगम दोनों को कोसने के बाद अब रो रही थी। फिर आप ही बताइए डैड, इन दोनों के साथ क्या सलूक किया जाए? हाशिम भी खोलते हुए लहजे में बोला। तुम कल इन दोनों के निकाह का बंदोबस्त करो इस तरीके से कि किसी को हालात के खराब होने का शक न हो। इसके बाद ये दोनों हमारे लिए मर जाएंगे और तुम अशमल, अगर तुम में ज़रा सी भी हया बाकी है तो मेरे इस फैसले की लाज रखकर मुझे मज़ीद शर्मिंदगी से बचा लेना। ज़हीर मलिक ज़हरखुंद लहजे में कहते निकलते चले कि इनके इस फैसले ने फ़स्तीना को भी होश की दुनिया में ला खड़ा किया। ये डैड ने कैसा फैसला सुना दिया? मेरे अल्लाह, मैंने इस किस्म की सिचुएशन का तो सोचा ही नहीं था। वो रोना-धोना भूल गई। लानत तेरी ज़िंदगी ते, बहुत चंगा है तेरे, तने छित्तर फेरे जाके। चलो बेशर्म, जाओ अपने कमरे में। नायला ने फ़स्तीना को बाहर धकेला और अशमत पर एक ज़हर भरी नज़र डाली जो खुद इस काया पलट पर हैरान और शशदर था। सबसे बड़ा दुःख तो अंकल की नज़रों में ज़लील होने का था और सबसे बड़ा सदमा फ़स्तीना से शादी का था। वो इस लड़की को सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर लेगा ये तो वो खुद भी नहीं जानता था।
यूँ एक उदासी शाम में अशमल मलिक का निकाह फस्तीना मलिक से हो गया। ज़हीर मलिक ने अपने तमाम कारोबारी दोस्तों को मदऊ किया। अशमल मलिक बेजान बुत की तरह इनके इशारों पर चलता रहा। निकाहनामे पर साइन करके इसे यूँ लगा इसने खुद अपनी मौत के पैमाने पर दस्तखत किए हों। दूसरी तरफ हारत और फस्तीना की भी अबतर थी। हालात इस किस्म का संगीन मोड़ इख्तियार कर लेंगे इसका तो तसव्वुर भी नहीं था किया था इसने। वो तो खुद अपनी जाल में फंस गई। ठीक कहा है किसी ने जो दूसरों के लिए खड़ा खोदता है खुद इसमें जा गिरता है। लानत दी मारी गई। निकाह की रस्म के बाद खाना सर्व किया गया। खाना खाने के बाद ज़्यादातर अहबाब इजाज़त लेने लगे। सबका ख्याल था चूँकि अशमल इनके साथ रहता है तो रुखसती की तकलीफ तो होगी नहीं। यूँ सब मेहमान एक-एक करके रुखसत होने लगे। मेहमानों की मौजूदगी तक ज़हीर मलिक, नायला ज़हीर, अरशद और हाशिर खुशकल्की का मुज़ाहरा करते रहे। और एक से हंस-हंस कर मिलते रहे। जब सब मेहमान चले गए तो ज़हीर मलिक अशमल की तरफ मुड़े। आज से तुम दोनों का इस घर से हर रिश्ता ख़त्म। यहाँ भूल कर भी कदम मत रखना। अगर अपनी इज़्ज़त का पास ना होता तो न जाने क्या करता। जाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फस्तीना के हिस्से की रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। चाहो तो इससे कोई कारोबार शुरू कर दो। इसके अलावा नई गारमेंट फैक्ट्री जो मैंने फस्तीना के नाम से खरीदी थी, वो अब भी इसके नाम है। चाहो तो इसका चार्ज सँभालो। बाकी मुझसे और मेरे कारोबार से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं होगा। ज़हीर मलिक का लहज़ा आग उगल रहा था। मुझे आपका एतबार चाहिए था अंकल। जब आपने वो ही नहीं दिया तो मैं धन-दौलत का क्या करूँगा? मैं फस्तीना की किसी चीज़ को हाथ लगाने से भूखा मरना बेहतर ख़्याल करूँगा। हालात सारे मेरे खिलाफ थी मगर मैं बेगुनाह हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसे इसकी तरफ से आज़माइश समझकर कबूल कर लूँगा। वक़्त ही शायद कभी मेरी बेगुनाही को साबित कर दे। मैं फ़स्तीना के साथ कोई रिश्ता बनाने से मरना बेहतर ख़्याल करता, मगर मेरी किस्मत कि मैं इसे बीवी बनाकर ले जा रहा हूँ। मगर ये तब तक मेरी बीवी रहेगी जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। जिस दिन आपको मेरी बेगुनाही का एतबार आ गया, मैं इसे आपके दर पर छोड़ जाऊँगा। वो मज़बूत और संगीन लहज़े में कहता हुआ आगे बढ़ गया। फ़स्तीना को भी माने जाने का इशारा किया। अपनी नादानी के हाथों आज जिसने अपने प्यारों का प्यार खो दिया था, वक़्त रुख़सत किसी ने भी इसे गले नहीं लगाया। वो सर झुकाए बाहर निकली। अशमल ने एक टैक्सी को इशारा किया। दोनों इसमें बैठकर नामालूम मंज़िल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन नहीं, ये मंज़िल सिर्फ़ फ़स्तीना के लिए नामालूम थी। अशमल ने टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस दिया और सीट से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक पॉश एरिया में दाखिल हो गए। अशमल ने गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुकवाई। नीचे उतरकर टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और आगे चल पड़ा। फ़स्तीना की तरफ देखने की ज़हमत इसने नहीं की। वो सर झुकाए इसके पीछे-पीछे चल गई। अंदर दाखिल होकर वो चंद सानियों को लाउंजनुमा कमरे के बीचों-बीच खड़ा रहा, फिर गज़बनाक अंदाज़ में इसकी तरफ मुड़ा। जी चाहता है गला दबाकर ख़त्म कर दूँ तुम्हें, मगर नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत मरने नहीं दूँगा। मैं तो तुम्हें पल-पल मारूँगा। तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई, अब ताहयात तुम्हें इसी जहन्नुम में जलना होगा। मेरा क्या है, मैं मर्द हूँ, बाहर हज़ार रास्ते निजात की तलाश कर लूँगा, मगर तुम इस ज़िंदान में ताहयात बंद रहोगी। वो फनकारते हुए बोला। एक बात और याद रखना, ये फ्लैट हरगिज़ तुम्हारे बाप की दी हुई खैरात नहीं, ये मैंने बहुत पहले अपना आबाई घर बेचकर खरीदा था। मालूम नहीं था कि मैं इसमें तुम जैसी लड़की को बसाऊँगा। मगर नहीं, मैं तुम्हें बसाऊँगा तो कभी नहीं। तुम सारी ज़िंदगी अपनी नादानियों का यहाँ मातम करना। इसके ज़हर-ज़हर लहज़े ने फ़स्तीना को लरज़ा दिया। बहुत चंगा है तू, है ही ऐसी काबिल। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी ये तो इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। किसी से तोहमत लगाने की सज़ा छोटी तो नहीं होती। अपने माँ-बाप की तरह खड़ी क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ नौकरों की फ़ौज हो, तुम्हारे एक इशारे पर हाज़िर हो। यहाँ हर काम तुम्हें खुद करना होगा, कपड़े धोने से लेकर सफाई तक और साथ ही नाश्ता और 2 वक़्त का खाना भी खुद पकाना होगा। ये याद है कि मैं मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। धमकियाँ में इस अंदाज़ में कहता हुआ एक कमरे की तरफ बढ़ गया, शायद ये इसका बेडरूम था। फ़स्तीना को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वो वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद अशमल खुशनुमा में बस अपने कमरे से निकला। फ़स्तीना अभी तक वहीं कारपेट पर बैठी थी। वो इस पर निगाहें गलत डाले बगैर निकलता चला गया। बाहर से लॉक लगाने की आवाज़ आई तो फ़स्तीना हैरान रह गई। क्या वाक़ई मुझे ज़िंदगी के बाकी दिन इसी अंदाज़ में कैद रहकर गुज़ारने होंगे? इसे हालात की संगीनी का एहसास शिद्दत से होने लगा। इसे अब एहसास होने लगा कि मैं नादानी में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। इसने अशमल की ज़िंदगी को जो मज़ाक बनाया था, सो बनाया, मगर खुद की ज़िंदगी भी एक भयानक मज़ाक बन गई। वो वहीं कारपेट पर बैठी सोचे जा रही थी। अशमल तब का कि अब तक नहीं लौटा। फ़स्तीना को इस बंद फ्लैट में खौफ सा महसूस होने लगा। कब ऐसी किसी सिचुएशन से पाला पड़ा था, कब ज़माने के सर्दो गर्म से आशनाई हुई थी, हमेशा मोहब्बतों की छाँव में और आसाइशों की गोद में पली बड़ी थी और अब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अचानक एक ऐसे लगतक सहरा में खड़ी हुई थी, जहाँ दूर-दूर तक किसी नखलिस्तान का पता नहीं था। ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ज़िल्लत ही ਤੁਹਾਡਾ मुकद्दर ਹੁੰਦੀ है। रात के 1 बजे के करीब अशमल वापस और हस्बे मामूली से नज़रअंदाज करता अपने कमरे में चला गया। वो वहीं बैठी रह गई। कुछ ही लम्हों बाद वो बाहर आई और इसके करीब आकर चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर घुर्राते हुए बोला, "सुबह 5 बजे मैं बेड टी लेता हूँ और नाश्ता पूरे 7 बजे करता हूँ। 1 मिनट भी लेट हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। नाश्ते में ऑमलेट और पराठा खाता हूँ। चाहे ज़्यादा दूध पत्ती वाली किसी चीज़ में कमी-पेशी बर्दाश्त करने की आदत मुझ में ख़त्म हो चुकी है, ये ज़रूर याद रखना।" आखिर में तनबीही अंदाज़ इख्तियार करता हुआ मुड़ा, फिर कुछ याद आने पर पलटा, "ये सामने वाला कमरा तुम्हारा।" मज़ीद एक लफ़्ज़ बोले बगैर चला कर फ़स्तीना को परेशानी में मुब्तला कर गया। इसने आज तक अंडा उबाला नहीं था, चजाए के आमलेट और चाय भी कभी नहीं बनाई थी। और पराठा तो बहुत दूर की बात है, इसके तो सही मायनों में हाथों के तोते अब उड़े थे। अपनी बेबसी का सही एहसास अभी हुआ था।
अश्विन के साथ इसने जो किया इसके बाद इसे हर हद की तवक्को की जा सकती थी। वो मरे-मरे कदमों से सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ी। अंदर आकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो एक छोटा-सा कमरा था जिसमें एक बान की चारपाई, एक तकिया और एक बोसीदा कंबल था। रज़ाई के नाम पर कुछ नहीं था। बस टीना की नाजुक तबीयत पर एक भारी बोझ आ गिरा। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई आई और इस चारपाई पर टिक गई। बहुत चंगा है तेरे नाल। पहले तो बढ़िया चावां बना-बना लेके आंदी सी, हुण कहंदी मैं कदी चाह नहीं बनाई। कुछ कहने की पोजीशन में तो यूं भी नहीं थी। सारा गुरूर सारा तंतका तो बाप की दहलीज पर छोड़ आई थी और अब यहाँ मुकम्मल इस शख्स के इख्तियार में थी, जो इससे भी बदतर सलूक करता तो रवा था। वो चारपाई पर लेट के इसकी सख्ती पर इसका नाजुक बदन एहतजाज करता रहा, मगर वो मुंह पर लपेटे पड़ी थी। सरहाने एक छोटी टेबल पर एक टाइम पीस रखा था, इसने अलार्म सेट किया और आंखें मूंद ली। इसका सेल फोन भी अशमल ने लेकर ऑफ करके अपने पास रख लिया था। फिर कब इसकी आंख लगी से खबर नहीं हुई। सच है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। नींद तो हर जगह पे आ जाती है। मैनू नहीं आती, वो वखरी गल है। अलार्म के पास वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बमुश्किल आंखें खोलकर इसने माहौल से मानूस होना चारपाई के बान की सख्ती ने इसके वजूद में दुखन डाल दी थी। वो कुछ लम्हे गायब दिमागी कैफियत में बैठी रही। फिर अशमल की आवाज की बात गश्त इसके कान में गूंजी तो वो चौंक कर उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मुंह पर पानी के छपाके मारकर वो किचन में चली आई। फिर इसने अंदाज से दूध पत्ती और चीनी मिक्स की और चूल्हे पर रख दी। 5 मिनट में चाय तैयार थी। इसने चाय की प्याली ट्रे में रखी और ट्रे उठाकर अशमल के कमरे की तरफ आई। दरवाजा हौले से नॉक किया। यस, इसकी भारी आवाज गूंजी। वो सर झुकाए अंदर आई, ट्रे लाकर इसके बेड की साइड टेबल पर रख दी। नजरें झुकाए-झुकाए इसने कमरे का जायजा ले डाला। बिलाशुबा वो एक शानदार सा कमरा था। अशमा ने चाय का घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। ये चाय बनाई है? वो कुर्राया। फस्तीना का रंग जर्द हो गया। मैंने कभी चाय नहीं बनाई। वो मिनमिनाई। अशमल से घूर के रह गया। जो जो काम तुमने नहीं किए थे अब वो करना सीख लो। ये जिंदगी तुम्हारी खुद की पसंद कर दे। मैं चंद दिन तो बर्दाश्त कर लूंगा मगर ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। वो सख्त अंदाज में बोला और घूंट-घूंट चाय पीने लगा। कप खाली करके टेबल पर रखा। फस्तीना ने कप उठाकर ट्रे में रखा और लाकर किचन में रख दिया। अब किचन में खड़ी सोच रही थी कि नाश्ता कैसे तैयार करे। पराठों के लिए आटा गूंदना था और ये इसके लिए मुश्किल तरीन काम था। इसने परात में आटा निकाला फिर आटा गूंदने की कोशिश करने लगी। थोड़ा-थोड़ा पानी आटे में डालती जाती। सारा आटा इसके हाथों पर जा फंसा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, पर मुश्किल तमाम इसने हाथों को आटे से साफ किया फिर आटे को यूं ही परात में छोड़ दिया। अब वो ऑमलेट के बारे में सोचने लगी, क्या करे? फिर अंदाजे से प्याज और टमाटर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटे और फिर अंडा मिलाकर अमेज़े को फेंटा। 6:30 बजे इसने चूल्हा जलाकर पहले चाय बनाई। 1 कप दूध और आधा कप पानी मिलाकर चूल्हे पर रखा और इसमें पत्ती और चीनी भी डाल दी। जब चाय बन गई तो फ्लास्क में निकाल कर रख दी। चाय की हद तक तो काम आसान था मगर बड़ा मसला पराठों का था। इसने तवा रखकर आटे की तरफ देखा जो परात में गुठलियों की सूरत में अजीबो-गरीब शक्ल में पड़ा था। इसने आटा लेकर गोल-गोल घुमाया और फिर इसे बेलन से बेलने लगी। जब इसे रोटी बनाकर तवे पर डाली तो वो सब कुछ तो हो सकती थी मगर रोटी नहीं। इसी वक़्त अशमल भी किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ये क्या शाहकार बना है? वो तकरीबन ठाड़ा। फस्तीना की सिट्टी गुम हो गई। ये पराठा है। वो हकलाई। अच्छा, पराठा इस किस्म का होता है? तमस्कराना बोला। एनीवे मैं इस किस्म का नाश्ता करने का आदी नहीं। नाश्ता तुम खुद करो, मैं बाहर से कर लूंगा। वो तंज के तीर पर साकर चला गया। फस्तीना बेबसी के हाल में खड़ी रह गई। फिर इसने रोटी कच्ची तवे से उतार ली और फ्लास्क से कप में चाय निकाल कर पीने लगी। आहिस्ता आहिस्ता फस्तीना हर काम सीखने लगी थी मगर अशमल इसकी तहसीक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। कम से कम चाय तो इसने बहुत अच्छी बनानी सीख ली थी मगर अशमल इसमें भी सौ-सौ बातें सुना जाता। फस्तीना चुपचाप सुनने पर मजबूर थी। यहाँ वो इसके मुकम्मल रहमो करम पर थी मगर इसकी खता इतनी बड़ी थी कि वो इसे माफ करने पर तैयार नहीं था। तू औरत इल्जाम तराशियां करे तो उन्हें माफ करके भुल्ला मगर रखे, हद नहीं होगी। इसकी किसी जरूरत का अशमल को ख्याल तक नहीं है। वो क्या खाती है क्या पहनती है इसे अशमल को कोई गर्ज नहीं थी। वो तो दिन रात बेइज्जती के एहसास से सुलगता रहता था। फस्तीना की जिंदगी में कोई आसानी है तो वो ख्वाब में भी नहीं सोचता था, सोचना चाहता था। सो इसे सताने को नित्य तरीके सोचता रहता था। अशमल तैयार होकर कहीं जा रहा था। फस्तीना ने झिझक कर आवाज दी, अशमल। वो रुक गया और सख्त नजरों से उसे देखा। एक बात याद रखो, मेरा नाम मत लिया करो। मुझे अपना नाम गाली की तरह लगता है। अब बोलो क्यों रोका? वो लफज-लफज में जहर डुबोकर बोला। आप मार्केट से मेरे लिए खाना पकाने की किताब ले आए। वो सर झुकाकर बोली। अशमल कुछ कहे बगैर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर किचन की तरफ आ गई। पहले 2-4 बर्तन जो गंदे थे वो धोए, फिर शेल्फ साफ किया और फिर किचन की सफाई की। किचन की सफाई से फारिग होकर वो अशमल के बेडरूम में गई। खूबसूरत नफासे से सजा बेडरूम जो दिखने में अच्छा लगता था। खूबसूरत कलर स्कीम और उम्दा नफीस फर्नीचर मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। इसने बेड पर रखे नरम-नरम कंबल को उठाकर सीने से लगाया। खूबसूरत कलर स्कीम और उम्दा और नफीस फर्नीचर मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। इसने बेड पर रखे नरम-नरम कंबल को उठाकर सीने से लगाया। अशमल की मखसूस खुशबू इसके नथनों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा। इसने कंबल तय करके बेड की पायंदी की तरफ रखा। बेडशीट की शिकने दुरुस्त की, फर्नीचर की डस्टिंग करके बाहर आ गई। छोटा फ्लैट था जो आधे घंटे में साफ हो जाता था। फस्तीना सारा-सारा दिन चले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चकराती फिरती। न करने को कोई काम होता ना ही कोई मसरूफियत। दिन गुजारना मुश्किल हो जाता। शाम को अशमल आया तो इसके हाथ में एक लिफाफा था जिसने फस्तीना की तरफ उछाल दिया।
फसीना ने खोलकर देखा तो खाना पकाने की तरकीबों पर मुश्तमिल किताबों का एक मुकम्मल सेट था। इसने बुक्स अपने कमरे में जाकर रख दी और अशमल के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वो अशमल के कमरे में रखी, वो शायद वॉशरूम में था। रात 8 बजे के करीब वो कीरें झुलाता बाहर की तरफ बढ़ा। फस्तीना इस बेनियाज शख्स को देखकर रह गई। ये वही शख्स था जिसके घर में रहता था, तो इसके लिए दरखुर इतना नहीं था, और आज वो एक जाबिर शख्स का रूप धार चुका था। तो फस्तीना के दिल ने इसकी तलब शुरू कर दी थी। वो अपने दिल के इस अनोखे मुतालबे पर हैरान लगी। वो शख्स अपनी तमाम तर सख्त मिजाजी के बावजूद इसके दिल में उतरता जा रहा था। और फस्तीना मलिक बेबसी से दिल की इस बेईमानी का तमाशा देखती रह गई। फस्तीना ने रात को सोने से कबल चारों किताबें खोली और इनका मुतालिया करने लगी। इसका दिल ये अहद कर चुका था कि इस अशमल मलिक के लिए खुद को सड़ता-पा बदलना है, अपनी गलती की तलाफ़ी करनी है। अशमल को ज़िंदगी का हर सुख देने का तहैया कर रहा था इसका दिल। सबसे पहले तो इसे खाना पकाने में महारत हासिल करनी थी। इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो हर काम मुकम्मल तवज्जो और मेहनत से करेगी। शायद अशमल मलिक उस पर रहम आ जाए और इसकी ज़िंदगी आसान बन जाए। वो दिल में इरादे बाँधती सोने की तैयारी करने लगी। फिर अशमल को सोचते-सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। तो बंदा पहले करतूत चंगे रखे। पहले तो बड़े चैलेंज चूलेंज हुंदे सी, हुण भी करना कोई चैलेंज। सुबह वो मुकर्रर वक़्त पर जाग उठी। पहले इसने पेट्टी बनाकर अशमल के कमरे में रखी, फिर किचन में आकर आटा गूँथने लगी। पहले ये सब काम इसे सज़ा की तरह लगते थे जब भी कोई काम सही नहीं हो पाता था। मगर अब जब से इसके दिल में अशमल के लिए नया जज़्बा पैदा हुआ था, इसके काम करने का ढंग बदल गया था। अब इस काम में जज़्बा दिल की सलाहियतें भी शामिल हो गई थी। वो नाश्ता बनाना काफ़ी हद तक सीख चुकी थी। अब इसके बनाए हुए नाश्ते से अशमल मलिक उठकर बाहर तो नहीं जाता, मगर मुँह के हज़ार ज़ाविये बनाकर यूँ नाश्ता करता गोया इस पर एहसान कर रहा हो। फ़स्तीना के लिए भी बहुत था कि अब उसका बना हुआ नाश्ता तो कर तो लेता, चाहे मुँह बनाकर ही सही। अशमल मलिक इसकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुक़ था। वो इसे एक नौकरानी से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। इसने आज तक फ़स्तीना से ये नहीं पूछा कि आया इसके पास पहनने को कपड़े जूते हैं या नहीं। फ़स्तीना शादी के 6 माह बाद तक भी वही चंद जोड़े इस्तेमाल करी थी जो अपने घर से हैंडबैग में लेकर आई थी। अब तो इन कपड़ों का रंग भी मत्थम होता जा रहा था। मगर ना फ़स्तीना ने अशमल से कुछ कहा और ना अशमल ने तवज्जो दी। ये शायद फ़स्तीना के दिल में पैदा होने वाले जज़्बा मोहब्बत का कमाल था कि फ़स्तीना कई खानों को बहुत अच्छा पकाना सीख गई थी। अब अशमल इसके बनाए हुए खानों पर शाज़ व नादिर नुक्स निकालता। फ़स्तीना खुश थी। इसे लगता था वो अब अशमल को जीत लेगी। कब तक इसे यूँ बेनियाज़ रहेगा? आखिर एक दिन इसी की तरह पलट कर आएगा और इसे इसी दिन का इंतज़ार था। फ़स्तीना गहरी नींद में अजीब से एहसास से बेदार हुई। दूर कहीं मौज़िन की आवाज़ आ रही थी। तभी करीबी मस्जिद से भी अज़ान की आवाज़ आना शुरू हो गई। फ़स्तीना खामोशी से अज़ान सुनने लगी। अज़ान के अल्फ़ाज़ इसके अंदर अजब हलचल मचा रहे थे। आज से पहले इसने कभी इतने गौर से अज़ान नहीं सुनी थी। मौज़िन की आवाज़ इसकी समातों को झंझोड़ने लगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ इसे अंदर से बेदार करने लगी। वो कई साने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसने टाइम देखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, मगर एक आवाज़ गोया इसके ज़हन से चिपक कर रह गई। इसके ज़हन में बार-बार मौज़िन की आवाज़ गूंज रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और ये आवाज़ इसके सोने की कोशिश को नाकाम बना रही थी। वो बेचैन सी होकर उठ बैठी, फिर न जाने क्या हुआ, ज़िंदगी में पहली बार इसे अपने माबूद का ख़्याल आया। वो उठकर वॉशरूम में चली गई, फिर इसने वज़ू किया। चंद के इसे वज़ू करने का सही तरीका भूल चुका था। जब वो 12 साल की थी तब तक बुआ अम्मा के साथ रहकर वो चंद एक नमाज़ें पढ़ लेती थी। मगर इनके इंतकाल के बाद इसने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी। घर में सिर्फ अशमल ही नमाज़ रोज़े का पाबंद था, वरना बाकी सारे तो बस नाम के मुसलमान थे। ऐसे में इसकी नमाज़ रोज़े का ख़्याल किसको आना था? वो वज़ू करके जायनमाज़ की तलाश में निकली, फिर इसे अशमल की स्टडी से जायनमाज़ मिल गई। इसने वहीं बैठकर नमाज़ अदा करना शुरू की। हरचंद के इसने बहुत सालों नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मगर ये भी शुक्र था कि वह नमाज़ मुकम्मल तौर पर भूली नहीं थी। नमाज़ पढ़ के इसके दिल को एक कोना सुकून महसूस हुआ। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसके मुँह से एक लफ़्ज़ नहीं निकला, बस आँसू थे जो इसकी आँखों में से कतार दर कतार निकल रहे थे। इसे अपनी ज़िंदगी से सख्त कराहियत आ रही थी। कितने साल इसने गफ़लत में गुज़ारे थे। नमाज़ पढ़कर वो जायनमाज़ से उठी और अपने कमरे में चली गई, फिर बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। इस काम में इसे अजीब-सा लुत्फ़ महसूस हो रहा था। अशमल के लिए नाश्ता बनाने और इसके ऑफ़िस जाने के बाद इसने जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया, फिर वो अशमल के स्टडी रूम में आ गई। वहाँ बहुत सी कुतुब पड़ी थी, तारीख़ी, अदबी, अंग्रेज़ी, अदब, साइंस, कंप्यूटर से मुतल्लिक़ बुक्स थी। एक तरफ रैक की तरफ वो बढ़ी तो वहाँ सारी इस्लामी कुतुब थी। इसने यूँ ही एक किताब निकाली और जूँ-जूँ पढ़ती कि इस पर फ़हम और के नए दरवाज़े होते गए। इसे अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी से नदामत महसूस होने लगी। कितने अंधेरों में आज तक इसने ज़िंदगी बसर की थी। आज तक इसने इसे किसी ने सही-गलत की पहचान नहीं कराई। जिस सेटअप से इसका ताल्लुक था, वहाँ बस स्टेटस ही सब कुछ था। दौलत इंसानों की परख का पैमाना था, वहाँ सही-गलत का कोई तमीज़ नहीं थी। इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है, ये तो इसे आज पता चला। पर्दे का क्या एहतमाम था, इससे बिल्कुल नाबलद थी वो। आज तक वो लोग फैशन के नाम पर जो लिबास पहनते आए थे, वो बेहयाई के ज़ुमरे में आता था। फ़स्तीना एक शौक में किसी कैफ़ियत में बैठी थी, दिलो-दिमाग की अजीब हालत हो रही थी। बहुत देर बाद वो अपनी जगह से उठी और जाकर किताब अपनी जगह पर रख दी। इसके पूरे वजूद पे एक बेचैनी सी छा रही थी। फिर असर की अज़ान हुई तो वज़ू करके नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। जैसे-जैसे नमाज़ पढ़ती जा रही थी, वजूद से बेचैनी खत्म होती जा रही थी। अब तो फ़स्तीना ने नमाज़ में तस्कीन ढूँढ ली। सच है, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता देता है, और शायद नहीं बल्कि यकीनन फ़स्तीना पर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल कर दिया था। बेशक ये तो है, अल्लाह पाक जिसको हिदायत दे, जब दे, जिधर दे।
अब दिन इतने बेखैफ नहीं गुजरते थे क्योंकि अब दिनों का सही मुशर्रफ मिल गया था। कामकाज से फारिग होकर फसीना कुरान पाक की तिलावत करती, किसी इस्लामी किताब का मुतालिया करती। अशमल को हनूज इसकी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अशमल ने कभी फसीना के कमरे में झाँक कर नहीं देखा कि वो इतना काफ़ी सामान के साथ यहाँ कैसे रह रही है। गर्मियाँ तो जैसे भी थी गुज़र गई मगर सर्दियाँ बहुत मुश्किल थी। बोसीदा कंबल शदीद तरीन सर्दी से इसके जिस्म को बचाने में बुरी तरह नाकाम था। इस पर मुतज़ाद चारपाई में किसी किस्म की रज़ाई भी नहीं थी। सर्दी से इसकी जान बचने लगते। कई बार जी चाहा कि अशमल से कहकर कम अज़ कम एक रज़ाई का इंतज़ाम कर ले मगर खुददारी ने गवारा नहीं किया। यूँ भी वो समझती थी कि शायद इस तरह से वो इसकी गलती का कुछ हद तक कफ़ारा अदा कर सके, जिसने अशमल मलिक को ज़हनी अज़ियत दी थी। फ़स्तीना को खुद पर हैरत होती कि अब वही फ़स्तीना हूँ, जो मौसम की ज़रा-सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अब कोई भी मौसम हो, मैं परवाह नहीं करती। वो अपनी पिछली ज़िंदगी से मवाज़ना करने लगती तो बावजूद इसके कि इसकी पहली ज़िंदगी बेहद बेहिसाब आसाइशात से गुज़री थी। मगर इसे फिर भी ये ज़िंदगी प्यारी थी कि ज़िंदगी की सख्तियों ने इसे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता बताया था। अगर वो इसी सेटअप में जी रही होती तो शायद गफ़लत में उम्र तमाम हो जाती। अब कम से कम इसे ये एहसास तो हुआ था ना कि वो मुसलमान है और बहैसियत मुसलमान अपने फ़राइज़ से बेगाव होने लगी थी। और तभी तो वो मौसम की इन सख्तियों को सब्र से झेल रही थी कि इसे यकीन था हालात कभी न कभी ज़रूर बदलेंगे। अशमल मलिक ने दाऊद इंडस्ट्रीज़ में अपने शेयर्स लगाए थे। इसका ज़्यादा वक़्त ऑफ़िस में गुज़रता दाऊद मुस्तफ़ा की तरह तुरादार हसीन बेटी सना दाऊद इसे असिस्ट कर रही थी। सना दाऊद को एक ग्रेसफुल और बावक़ार नौजवान बेहद भाया था। वो हद से ज़्यादा मॉडर्न और ज़ात-ख्याल लड़की थी। कई बार बातों-बातों में अशमल पर अपनी पसंदीदगी जता चुकी थी। मगर दूसरी तरफ अशमल मलिक थे जिसे फ़स्तीना की खूबसूरती नहीं पिघला सकी। इस पर सना दाऊद का जादू क्या चलता। इस दिन वो और सना दाऊद एक डेलीगेशन से मिलकर आ रहे थे। डेलीगेशन से बातचीत काफ़ी कामयाब रही। ये दोनों की मुश्तरका तौर पर पहली कामयाबी थी, इसलिए दोनों बेहद खुश थे। अशमल मैं बहुत खुश हूँ। रियली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। पापा भी बहुत खुश होंगे। सना जोश से बोली। अशमल मुस्कुरा दिया। ये तो है। इसने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। सना इसके साथ बैठी थी। अशमल बी ग्रुप की फाइल आपने मुझे नहीं दी। मैं आज स्टडी कर रही थी तो कल की मीटिंग में सहूलत रहती। सना को याद आया तो कह बैठी। ओह शिट! वो फाइल तो मैं घर छोड़ आया हूँ। अशमल ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ओह! सना ने होंठ सिकोड़े। बट डोंट वरी यूँ भी मेरा घर इसी रूट में है। आप 10 मिनट के लिए वहाँ चलिए, मैं आपको फाइल दे दूँगा। अशमल का अंदाज़ सरसरी था। सना ने सर हिलाया। गुड! इस तरह आपका घर तो कम से कम देख लूँगी। आपने तो इनवाइट करना नहीं। सना ने लतीफ़ सा तंज़ किया तो अशमल मुस्कुरा दिया। 10 मिनट बाद इसके ने गाड़ी अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में रोकी। चलिए जनाब, उतरिए, हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शिए। अशमल मुस्कुराते हुए उतरा। सना भी गाड़ी से नीचे उतरी, फिर इसकी मैयत में चली आई। अशमल ने दरवाज़ा खोला, दोनों अंदर चले आए। किचन से खटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था फ़स्तीना किचन में थी। सना को ड्राइंग रूम में बिठाकर अशमल किचन में चला। फ़स्तीना ने इसे आते देखा तो धीरे से सलाम किया। अशमल ने महज़र हिलाया। ड्राइंग रूम में मेरी गेस्ट आई हैं, अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। वो हुक्म सातिर करता चला गया। इसने जल्दी से चाय का पानी रखा। घर तो बहुत खूबसूरत है। सना ने तौसीफ़ी अंदाज़ में ड्राइंग रूम का जायज़ा लेते हुए कहा। अशमल मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं, फिर वो प्रोजेक्ट की फाइल लेने अपने कमरे में चला गया। चंद लम्हों में फाइल लेकर बाहर आया। इसी असना में फ़स्तीना चाय बनाकर ले आई थी। साथ में निम्को, शामी कबाब और पकोड़े भी थे। इसने ड्राइंग रूम में आकर सना को धीरे से सलाम किया। सना ने सलाम का जवाब तो दे दिया मगर वो हैरत से इसे देख रही थी, जो शक्ल से मुलाज़िमा नहीं लग रही थी मगर जिसका लिबास और अंदाज़ से मालिक भी ज़ाहिर नहीं कह रहे थे। कौन है ये? आवाज़ सरगोशी से बुलंद नहीं थी। अशमल ने एक तंज़िया निगाह फ़स्तीना पर डाली, जिन दोनों से लाताल्लुक़ चाय बना रही थी। मुलाज़िमा है मेरी। वो लापरवाह अंदाज़ में बोला। फ़स्तीना के दिल में तीर पेवस्त कर गया। मुलाज़िमा? हैरानी बचा दी। हाँ भी मुलाज़िमा मेरी। इतनी खूबसूरत मुलाज़िमा। तनख्वाह कितनी देते हो? सना ने दिलचस्पी से पूछा। दोनों इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे मगर फ़स्तीना तो सब समझती थी। तनख्वाह भी तो इसी हिसाब से देता हूँ। मतलब? रात के चंद हसीन पल। वो इतने हकीर अंदाज में बोला कि फ़स्तीना से सर उठाना मुहाल हो गया। हैरत-ज़दा तो सना भी थी। ओह! फिर तो ये मुलाज़िमा हमसे अच्छी ठहरी। कम से कम इसे तुम्हारी गुर्बत के चंद पल तो मैसर होते हैं ना। सना ने अजीब हसरत भरे लहजे में कहा। फ़स्तीना से मज़ीद वहाँ ठहरा नहीं किया और वहाँ से निकल आई। छोड़ो यार, तुम्हारा और इसका क्या मुकाबला, तुम चाय पियो। अशमल ने मौज़ू बदल दिया। यूँ भी ऐसी बातों से इसका मकसद फ़स्तीना को अज़ियत देना था और जब वो वहाँ से चली गई तो फिर ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता था। ला ना तेरी ज़िंदगी जुत्ती। हूँ तू बहुतियां चवलां वढ़ रही है। कुछ देर के बाद सना ने जाने का कसद किया तो अशमल भी उठ खड़ा हुआ। सना अपनी गाड़ी लेकर नहीं आई थी। लामहला अशमल को इसे घर ड्रॉप करने जाना पड़ा। रात के 10 बजे थे। अशमल अपने बेडरूम में लेटा टीवी देख रहा था। फ़स्तीना अपने कमरे में ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। इतने में कॉल बेल बजी। अशमल सोचता हुआ बाहर निकला। इस वक़्त कौन हो सकता है? इसने दरवाज़ा खोला तो हैरत ज़दा रह गया। बाहर ज़हीर मलिक सर झुका खड़े थे। कुछ देर तो अपनी हैरत पर काबू पाता रहा, फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर चला आया। ज़हीर मलिक भी शर्मिंदा-शर्मिंदा से अंदर चले आए। बैठिए प्लीज़। अशमल ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। अंदाज़ में अजब बेगानगी थी। ज़हीर मलिक तड़प उठे। अशमल, अपने अंकल को माफ़ नहीं करोगे? ज़हीर मलिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अशमल मलिक तड़प कर आगे बढ़ा। ज़हीर मलिक ने बाहें बाँ की और वो जो न जाने कब से शफ़ीक पनाह के लिए तरस रहा था, इनके गले जा लगा।
फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। अशमल ने कुछ देर बाद इन्हें सोफे पर बिठाकर खुद इनके कदमों में आ बैठा। अशमल, मेरे बच्चे, अपने अंकल को माफ कर दो। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, अंधा हो गया था मैं। जहीर मलिक फिर रो पड़े। नहीं अंकल, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता जो आपने किया। बस सिर्फ इतना बता दें कि मेरी बेगुनाही का यकीन हो गया आपको। अशमल इनकी अचानक आमद का मामला हल करना चाहता था। फसी की दोस्त आई थी नीलम, फसी को शादी का इनविटेशन देने। तब इसने सारा वाकया तुम्हारी आंटी को सुनाया कि किस तरह इसकी दोस्त फायजा ने इसे चैलेंज कर बेवकूफ फस्तीना इसकी बातों में आकर इतनी बड़ी नादानी कर बैठी। बस बेटा, तब से तुम्हें तलाश करो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे फ्लैट का पाया पाया पता कर पाया। जहीर मलिक ने सारी कथा क्या सुनाई। फस्तीना जो बातों की आवाज सुनकर कमरे से निकल आई थी, खुले दरवाजे से नजर आते जहीर मलिक पर नजर पड़ी तो हैरत से गूंग रह गई। फिर दौड़कर इनकी तरफ बढ़ी। डैड! बड़ी तड़प थी इसके लहजे में, मगर जहीर मलिक ने इसे झटक कर मुंह फेर लिया। अशमल वहां से खिसक गया। डैड प्लीज, यूं मुंह ना मोड़े, मर जाएगी आपकी फंसी। कैसी बेकर आई थी। जहीर मलिक ने दिल पत्थर कर लिया। मर तो चुकी हो तुम हमारे लिए। जो बेटियां माँ बाप का सर झुका दे, इनका मर जाना ही अच्छा होता है। वो सख्त लहजे में बोले। डैड प्लीज माफ कर दे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी खता बख्श दे प्लीज डैड। फसीन इनके पांव पकड़ लिए। जहीर मलिक भी ज्यादा देर तक खुद को पत्थर नहीं बना सके। इन्होंने झुककर फस्तीना को उठाया। फस्तीना इनके सीने से जा लगी। कितने अरसे बाद ये ठंडी छांव नसीब हुई थी। वो तड़प तड़प कर रोई। ज़हीर मलिक भी अपने आंसू पर काबू नहीं पा सके। काफी देर बाद इन्होंने इसे अलग किया और अपने साथ सोफे पर बिठाया। इतनी देर में अशमल इनके लिए चाय बना कर लिया। ज़हीर मलिक ने कप थाम लिया। फस्तीना सर झुकाए बैठी थी। इस शख्स से नजरें चार करने के काबिल तो वो रही नहीं थी। अशमल बेटा चलो, मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। ज़हीर मलिक ने यास भरे अंदाज में कहा तो अशमल चंद सारने को चुप रह गया। अंकल प्लीज, मैं इस लाइफस्टाइल का आदी हो गया, आप प्लीज माइंड मत करें। मगर मैं यहाँ खुश हूँ, आपसे मिलने आता रहूंगा। अलबत्ता अगर आप चाहें तो फस्तीना को ले जा सकते हैं। अशमल के अंदाज में इसकी जात के लिए लापरवाही हनूस थी। फस्तीना का दिल डूब कर उभरा। क्या वाकई वो अपनी बात पर अमल करेगा? अब जबकि वो बेगुनाह साबित हो गया था तो फस्तीना को छोड़ देगा? दूसरी तरफ फस्तीना को सितमगर से एक पल की जुदाई का वारा नहीं थी। तो इसके सितम भी करम की तरह अजीज थे। गोया तुमने हमें माफ नहीं किया। ज़हीर मलिक मायूस से हो गए। नहीं अंकल, बाखुदा मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है, मगर ये मेरी खुशी है। प्लीज अंकल, इसने मुल्तजी अंदाज में कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मिलने तो आते रहोगे ना? इन्होंने इससे पूछा। जी बिल्कुल अंकल, जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दो, दोनों चले आना, तुम्हारी आंटी बहुत खुश होंगी। इन्होंने फंसी के सर पर हाथ रखा। इसने अपने आंसू पर मुश्किल रोके। अशमन मलिक दरवाजे तक इन्हें छोड़ने आया गया। वापस आया तो फसदीना अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी अपने कमरे में आ गया। दिल में ढेरों तमानियत फैल गई। एक बार फिर इसकी जात मौत पर हो गई थी। चंद दिन बाद मलिक हाउस से सब मिलने आए। पहली बार जिंदगी में पहली बार बेगम जहीर ने अशमल को गले लगाकर प्यार किया। पहली बार इन्होंने अशमल के लिए दिल में ममता महसूस की थी। अशमल भी खुले दिल से सबको माफ कर दिया। वैसे भी वो समझता था कि असल कसूर सिर्फ फस्तीना के घर वालों ने जो देखा इसी पर यकीन करना था। फस्तीना भी बहुत खुश थी। इसने अपने भाई और मॉम से माफी मांग ली और सबने इसे माफ कर दिया, मगर फस्तीना जानती थी कि आज भी एक शख्स ऐसा है जिसने इसे माफ नहीं किया, और वो शख्स ऐसा था जिसकी माफी इसके लिए सब कुछ थी, मगर वो माफ करता था अब ना। बेगम सही दोनों के लिए बहुत सारे थाई भी लाई थी। अशमल ने सबको खाने पर रोक लिया। इसने सबकी खूब आवभगत की। फस्तीना ने घर में भी कई डिशेस बना ली और अशमल बाजार से भी कई चीजें ले आए। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। फस्तीना के बनाए हुए खानों की सबने तारीफ की। भाइयों ने तो खूब मजाक बना के वो भी खाना पकाना सीखी। खाने के बाद सबने जाने की इजाजत ली। जाते समय बेगम जहीर ने अशमल से घर आने के लिए कहा, मगर वो सहूलत से टाल गया। रमजानुल मुबारक का बटकर महीना शुरू हो गया था। फस्तीना ने जिंदगी में पहली बार रोजे रखने शुरू किए। अगरचे सारे दिन वो भूख प्यास से निढाल हो जाती, मगर फिर भी इसे एक अजीब सी राहत मिलती थी। रोजों की बरकत थी कि आजकल अशमल भी तंज ताने नहीं देता था, बल्कि आजकल चुपचाप सा रहने लगा था। फस्तीना का ज्यादा वक्त अब इबादत और तिलावत में गुजर जाता है। जिंदगी को जैसे एक मकसद मिल गया था। हर नमाज में दुआ जरूर मांगती कि ए अल्लाह, अशमल के दिल में इसके लिए जगह पैदा कर दे, इसके दिल में रहम डाल दे कि वो इसकी खता माफ कर दे। ए अल्लाह, अशमल का दिल मेरी तरफ फेर दे। जिस तरह तूने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, जिस तरह मुझे अंधेरों से रोशनी की तरफ गामजन किया, जैसे मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, जैसे मेरी जिंदगी को सही मकसद अता किया, जैसे मेरे दिल में अशमल मलिक की मोहब्बत पैदा की, तो ए खालिक दो जहां, इसी तरह इसके दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। इस शख्स के दिल से मेरे लिए नफरत खत्म कर दे। इसकी नफरत मार डालेगी मुझे। मेरे मालिक, मेरे गुनाह माफ फरमा और मुझ पर अपने कर्म की बारिश कर। ये इसकी मखसूस दुआ थी जो हर नमाज के बाद अपने रब से मांगती। और वो सोना रब तो इतना रहीम व करीम है कि वो तो अपने नाफरमान बंदों की दुआएं भी रद्द नहीं करता। फिर कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अपनी गलतियों से ताइब होकर इसे रुजू करता, वो अपने दर से इसे मायूस कर देता? बात तो सही है। अशमल लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। फस्तीना सामने किचन में सहरी की तैयारी कर रही थी। अशमल बेख्याली में से देखने लगा। अशमल को ये फस्तीना इस बेबाक फस्तीना से बहुत मुख्तलिफ लगी। इसके चेहरे पर अजब सा नूर फैला हुआ था। वो शायद अभी भी नमाज पढ़कर आई थी। चेहरा धुला धुला निखरा निखरा लग रहा था। इस चेहरे पर अशमल को दिलकशी आज से पहले नजर नहीं आई। इस घरेलू हुलिये में वो इस मॉडर्न फस्तीना से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। बालों की सादा सी चोटी की शक्ल दे रखी थी चंद से, जिनसे चंद शरीर लटे बार बार निकल कर शरारत पर हम आता थी, जिसे फस्तीना लापरवाही से कान के पीछे अड़स देती।
अशमल शहरी में कीमा और चपाती खाता था। इस वक़्त भी फसीना शायद कीमा भून रही थी। अशमल अखबार की ओर से इसका जायज़ा लेता रहा। न जाने क्यों आज भी इसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई। अचानक वो बिला इरादा उठा और आहिस्ता-आहिस्ता चलता किचन के दरवाज़े पर आ रुका। फसीना अपने काम में मुनहमिक थी। आहट पर पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। "कुछ चाहिए आपको?" नॉर्मल अंदाज में पूछा। "1 कप चाय बना दो।" वो कहकर पलट गया। अब अपने होने का कुछ जवाब भी तो देना था। फसीना ने जल्दी से दूसरे बर्नर पर चाय रखी। चाय बनाकर इसने कप में डाली, ट्रे में रखकर इसके पास ले आई। अशमल सोफे की बैक से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। फसीना ने होले से खनकार कर मतवज्जा किया। "चाय ले लें।" इसने जरा सी आंखें खोली तो इसने जल्दी से कहा। अशमल सीधा हो गया और कप इसके हाथ से थाम लिया। कप लेते समय इसकी उंगलियां फस्तीना के हाथों से टकराई। कप इसके हाथ से गिरते गिरते बचा। अशमल इसकी पकड़ाहट दबा गई। इसे चाय देकर वो वापस किचन में चली कि कीमा तैयार हो गया था। इसने बर्नर ऑफ किया, कीमा नीचे उतारा, फिर परात में आटा निकाल कर गूंदने लगी। सैरी को तो इतना वक्त नहीं होता कि वो आटा गूंद कर रोटियां बनाती। सो आटा रात को गूंद कर फ्रिज में रख लेती थी। काम खत्म करके इसने चीजें अपनी जगह पर रखी, कपड़े से काउंटर साफ किया और बाहर निकले। अशमल हनूस वहीं बैठा था। फसीना अपने कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद वो भी बहुत जल्दी लिए अपने कमरे की तरफ से बढ़ गया। बेगम नायला ज़हीर इस दिन अचानक असर के वक़्त आ गई। फसीना तिलावत कर रही थी। इनकी आमद पर आयत मुकम्मल करके कुरान पाक जुज़दान में लपेटा और एहतराम से अपनी जगह पर रख दिया और फिर आकर इनसे मिलने लगी। अस्सलाम वालेकुम मॉम, बड़े दिनों बाद आई। वो माँ के गले लगकर शिकवा किए बिना नहीं रह पाई। बस फसी जान क्या बताऊँ, मसरूफ़ियत इतनी रही, तुम ही आ जाती, तुम तो एक बार भी नहीं आई। इन्होंने भी जवाबन गिला किया। रमज़ान में कहीं जाने को दिल ही नहीं करता मॉम, वो इनके पास बैठते हुए बोली। फसी तुम अपना ख्याल नहीं रखती, देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। इन्होंने इसके कमज़ोर सरापे को तशवीश की नज़र से देखा। अरे नहीं मॉम, हट्टी-कट्टी हूँ, आपको वहम हो रहा है, वो हँसकर टाल गई। असर की नमाज़ पढ़कर अशमल वापस आया तो ड्राइंग रूम से इनकी बातों की आवाज़ सुनकर बाहर ही ठहर गया। फंसी बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कपड़े देखो अपने, पता नहीं कब के रंग भी उड़ा चुके हैं, रंग भी उड़ चुके हैं। और रंगत देखो कैसी ज़र्द हो रही है। अपनी स्किन का भी तुम ख्याल नहीं रखती। देखो तो कैसी रफ़ हो गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए चंद सूट लेकर आई हूँ। कल परसों आऊँगी तो तुम्हारे लिए पार्लर की भी टाइम ले लूँगी। ज़रा भी अपनी केयर नहीं कर रही हो तुम। नायला बेगम ने इसे डपटा। अशमल जी ने सलाम करने अंदर आ रहे थे, लब भेंचकर बाहर ही रुक गया। नहीं मॉम, आप प्लीज़ ऐसी ज़हमत मत करें। मैं किसी पार्लर वगैरह नहीं जाऊँगी, ठीक ही हूँ मैं। फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में तो ऐसी फ़िज़ूल जगहों पर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मॉम, आप माइंड मत करें, आपकी बेटी वाक़ई बदल गई है। इसे इन तमाम फ़िज़ूल कामों से नफ़रत हो गई है। आपकी बेटी ने ज़िंदगी का असल राज़ पा लिया और वो ज़िंदगी से बहुत खुश है। और मॉम, आप मेरे लिए कपड़े लेकर आई हैं। फस्तीना ने इनके लाए हुए सूट निकाल कर दुःख से देखा, जो हाफ स्लीव्स वाले थे, गहरे गले और नाकाफ़ी कमीज़। इसे शर्म ही तो आ गई। मॉम, जानती हूँ इस किस्म के लिबास में पहनती रही हूँ, मगर तब जब बेखबर थी। अब इनको पहनना तो दूर की बात, मैंने देखना भी गुनाह समझती हूँ। मैं राह से भटकी हुई थी तो कसूर मेरा भी शायद इतना नहीं था। मुझे गलत सही की पहचान किसी ने करवाई नहीं। ये सूट जिससे आधा जिस्म नज़र आता ही नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती। आपको पता है मॉम, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मतन ये था कि जो औरतें लिबास पहनकर भी बेलिबास नज़र आए वो लानती हैं, जहन्नमी हैं। और आप जानती हैं मॉम वो औरतें कौन-सी हैं? वो हम जैसी नाम नेहाद मुसलमान औरतें हैं जो फैशन के नाम पर आधा-अधूरा लिबास पहनकर खुद को मॉडर्न समझती हैं। जो पर्दे के मफ़हूम से नाआशना होती हैं, जो अपने मज़हब से अनजान होती हैं। मोहम्मद अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जिसने मुझे बरवक़्त हिदायत दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मरकर भी पुरानी फ़स्तीना बनना गवारा नहीं करूँगी। अपनी ज़िंदगी के वो 20 साल तो मुझे ज़िंदगी के बदतरीन साल लगते हैं। मैं कभी भी इन दिनों में वापस नहीं जाना चाहूँगी। मेरा लिबास आपको पुराना और बदरंग लग रहा है, मगर मेरे लिए आपके लाए हुए इन बेशकीमती सूटों से ज़्यादा कीमती है। कम से कम मेरे जिस्म को ढाँपे हुए है ना। फस्तीना रवानी से बोलती थक सी गई। बेगम ज़हीर हैरत और शर्मिंदगी से अपनी बेटी की बातों को सुन रही थी, जिसने आज इन्हें आईना दिखा दिया था। हैरत से गुंग तो अशमल भी था। ये सब कुछ जो इसके कानों ने सुना, वो सब फस्तीना ने कहा, ये वो सुनने में गलती कर गया। इसके बदले हुए अंदाज तो वो काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था, मगर वो इतना बदल चुकी होगी इसका अंदाज़ा नहीं था इसे। इसके ख़्यालात जानकर इसे दिली खुशी हुई। फंसी, सॉरी बेटा, मैं कितनी गलत थी। माँ तो बेटी को अच्छे-बुरे की तमीज़ सिखाती है और मैं कितनी नाक-पतन-देश हूँ, ना ये सब खुद समझ सकी और ना ही अपनी बेटी को समझा सकी। इनकी आँखों में आँसू आ गए। इट्स ओके मॉम, फस्तीना ने हाथ थपके। फंसी बेटा, अशमल का रवैया कैसा तुम्हारे साथ? और तुमने भी तो इसे पसंद नहीं किया था, तो अब तुम, मेरा मतलब है। बेगम नायला ज़हीर से बात नहीं बन पाई। ये सही है मॉम, किस वक़्त मैं अशमल को पसंद नहीं करती थी, मगर अब ये भी सच है कि अगर इसकी ज़िंदगी से निकल गई तो मर जाऊँगी। झुकी नज़रों से इतराफ़ करती वो अशमल मलिक के दिल में उतर गई। यही तो वो फाँस थी जो उसे फसीना की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी और अब वो भी निकल गई थी। मॉम, आप आज हमारे साथ इफ्तार करेंगी ना? इसने एकदम मौज़ू बदलते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं चलूँगी, तुम्हारे डैड के आने का वक़्त हो गया। वो अपनी बेटी से नज़रें चुराते हुए बोली। अशमल एकदम बाहर निकल गया। फिर नायला फसलीना को प्यार करके चली गई। अशमल बेड पर लेटा था। फसलीना की सारी बातें एक-एक करके इसे याद आती चली गई। साथ ही अपनी कोताहियों का भी एहसास होने लगा। वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर इसे अपने निकाह में लेकर आया था और इसके बाद इसने इसके साथ क्या सलूक किया। एक दिन भी इसके हकूक़ पूरे नहीं किए, ना इसके खाने-पीने का ख्याल रखा, ना पहनने-ओढ़ने का। इसे रहने के लिए ऐसा कमरा दिया जो हरगिज़ रहने के काबिल नहीं था। गर्मियों में
खुद एसी की ठंडक में पुरसकून नींद के मजे लेता, वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करती रहती। सर्दियों में खुद हीटर ऑन करके गर्म बिस्तर में दुबक जाता, और इसके पास तो ढंग का बिस्तर भी नहीं था। अशमल आज अपनी और इसकी जिंदगी का मुआवजा कर रहा था। क्या अल्लाह मेरी कोताहियों के लिए मुझे माफ कर देगा? वो सोचकर लरज़ उठा। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा याद आ गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के हकूक है, तुम्हारी बीवियों के तुम पर हकूक है। अपनी बीवियों के साथ नरमी और मेहरबानी का सलूक करो। और इसने क्या किया? इसने इसकी गलती की सज़ा इसे इस तरह दी कि इसकी ज़ात से मुकम्मल तौर पर गाफ़िल हो गया। मैं इतना कमज़ोर हो गया कि इसकी एक खता माफ़ नहीं कर पाया। अब अपनी इतनी सारी कोताहियों की माफ़ी अल्लाह से कैसे माँगूँ? वो बेकरार होकर कमरे में टहलने लगा। फ़स्तीना के कमरे में जाने का हौसला खुद में नहीं पाया था। मैं माफ़ी माँग लूँगा फ़स्तीना से। जब वो माफ़ कर देगी तो यकीनन अल्लाह भी माफ़ कर देगा। मैं पिछले 1.5 साल की ज़्यादतियों का इज़ाला करने की कोशिश करूँगा। हाँ, 1.5 साल की ज़्यादतियाँ ਦਾ इज़ाला तू 1.5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ कर देगा ना, बगैर अच्छे। वो खुद से हद बांध रहा था, फिर वज़ू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। असर पड़ने जा रहा था। फ़स्तीना किचन से बाहर आई तो हाथ में एक लिस्ट पकड़ रखी थी। सुनिए, ये चीज़ें अपने साथ लेती आइएगा। इसने धीरे से लिस्ट अशमल की तरफ बढ़ाई। अशमल ने हाथ बढ़ा कर ले ली। क्या है ये? इसने लिस्ट पर सरसी नजर डाली। ईद के पकवान है, आप सारी चीजें ले आए ताकि मैं वक्त पर बना लूं। क्या पता कल ईद हो जाए, आज 29वां रोजा है। ओ हाँ, अशमल ने लिस्ट ले ली। ओके, वापसी पर लेता हूँ, वो जल्दी में था। असर का वक्त हो चुका था। आधा घंटे बाद वापस आया तो हाथ में शॉपर पकड़े हुए थे। सारी चीजें लाके किचन में रख दी। फस्तीना किचन में नहीं थी, शायद नमाज पढ़ी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, फिर 5 मिनट बाद गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। फस्तीना नमाज पढ़कर आई तो किचन में सारी चीजें रखी हुई थी। इसने शॉपर खोलकर चेक किया। सारी चीज़ें मौजूद थी। इसने शीर-खुरमा के लिए सामान मँगवाया था, सोचा था कि चाँद निकला तो रात को सारी चीज़ें बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। सारी चीज़ें साइड पर रखकर वो इफ्तारी की तैयारी करने लगी। इफ्तारी का वक़्त करीब था, अशमल अभी तक वापस नहीं आया। इस वक़्त वो अमूमन घर पर होता था, इसे फ़िक्र होने लगी। नज़रें बार-बार घड़ी की तरफ जा रही थी, आखिर इफ्तारी से 5 मिनट पहले वो चला है। हाथों में 3-4 शॉपिंग बैग्स थे, शायद कुछ खरीदारी करके आया था। वो सारे शॉपर्स अपने कमरे में ले गया। 2 मिनट बाद बाहर आया तो अज़ान होने लगी थी। अशमल ने रोज़ा इफ्तार किया। अशमल डाइनिंग रूम में रोज़ा इफ्तार करता था, जबकि फ़स्तीना किचन में। अशमल ने कभी इसे अपने साथ खाने के लिए नहीं कहा और फ़स्तीना खुद से जुर्अत नहीं कर सकती थी। पहली बार अशमल को अपने इस तर्ज़ अमल पर नदामत महसूस हुई। हुन अशमल नूं सारियां नदामतां इकट्ठियां महसूस होणियां। रोयत हलाल कमेटी हस्बे मामूल चाँद देखने में नाकाम थी और यूं ईद अगले दिन थी। फ़स्तीना आज सुबह से काम में लगी हुई थी। पहले पूरे घर को सरे-नौ साफ किया, फिर इफ्तारी भी वक़्त से पहले तैयार कर ली। फारिग होकर शीर-खुरमा तैयार करने लगी, चाट भी इसने पहले बनाकर फ्रिज में रख दी थी। फिर शीर-खुरमा के लिए ड्राई फ्रूट्स काटने लगी। सारी चीज़ें रेडी करके इसने साइड पर रख दी, बाकी काम इफ्तारी के बाद करना था। रात 11 बजे फारिग हुई तो किचन साफ करके अपने कमरे में चली गई। अभी इसने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी कि अशमल बाहर चला गया था। नमाज़ पढ़कर वो चाय-नमाज़ पर बैठी रही, फिर अपने रब से कलाम करते-करते कब इसकी आँखों से आँसू की लड़ी जारी हुई, इसे खबर ही नहीं हुई। वो बाकायदा हिचकियों से रो रही थी और फिर इसने अपना सर सजदे में रख दिया। रो-रो कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने लगी। अशमल घर लौटा तो यह हद करता हुआ आया था कि आज वो फ़स्तीना को मना लेगा। कल ईद का दिन था, वो चाहता था कि वो भी दिल से ईद मनाए और खुद भी तो ईद भरपूर तरीके से मनाना चाहता था। और इसके कदम बेख्तियार फ़स्तीना के कमरे की तरफ बढ़ते चले गए। मगर कमरे के दरवाजे के बीचों-बीच अब वो हैरत-ज़दा सा खड़ा था। फ़स्तीना सजदे में गिरी अपने रब से मुनाजात में मसरूफ़ थी। वो कुछ देर खड़ा इसे तकता रहा, फिर बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ता चला गया। इसके पास पंजों के बल बैठकर इसके वजूद को बाजुओं के हल्के में लेकर उठाया। फ़स्तीना ने सर उठाकर हैरत से इसे देखा। इसकी आँखें रोने से सुर्ख हो रही थी और आंसू कतार दर कतार बहे चले जा रहे थे। अशमल ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू अपनी पोरों पर चुने और कुछ के बगैर इसे उठाया और अपने बाजुओं के हल्के में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फ़स्तीना को हैरत के मारे कुछ बोल ही नहीं सकी और बगैर किसी मज़ाहमत के इसके साथ चलती चली गई। अशमल ने इसे अपने बेड पर नरमी से बिठाया और खुद इसके करीब बैठते हुए इसे अपने बाजू के हिसार में कर लिया। फ़स्तीना की समझ में सारी मिस्ट्री नहीं आ रही थी कि आखिर अशमल को क्या हुआ। "फसी, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर माय रूड बिहेवियर, सॉरी फॉर एवरीथिंग", वो नादम-नादम लहजे में बोलता इसे हैरान कर गया। इसने हैरत से आंखें उठाकर इसे देखा। जानता हूँ ये एक लफ्ज़ सॉरी इन तमाम ज़्यादतियों का इज़ाला नहीं कर सकता। फंसी तुम्हारे पिछले अज़ियत भरे दिनों का इज़ाला एक लफ्ज़ बन भी नहीं सकता। बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें, बहुत दुःख दिए, बहुत सताया तुम्हें। समझता था मैं सही हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है, मगर नहीं फंसी, मैं सही नहीं था। तुमने जो कुछ किया वो बेशक गलत था, मगर जो मैंने किया वो ज़ुल्म था। गलती की माफ़ी तो हो सकती है, मगर ज़ुल्म की नहीं। मैं तुम्हें अपने निगाह में लाकर भूल गया। आज तक तुम्हारी ज़रूरियात से मुँह मोड़े रहा। हालाँकि तुमने हर तरह से मेरा ख़्याल रखा और मेरी पसंद में खुद को ढाल लिया। मगर मेरी आँखों पर गफ़लत की पट्टी बंधी रही। फंसी, आज मैंने वो पट्टी उतार फेंकी। मैंने अपनी नाम नेहादना को ख़त्म कर दिया। मैं पूरे दिल से तुम्हारी तरफ आया। वो उसके हाथ थाम कर बोलता चला गया। फंसी तो कुछ बोलने की पोज़ीशन में नहीं थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ख्वाब है हकीकत। फंसी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दोगे? अशमल की बात ने फस्तीना को तड़पा दिया। अशमल प्लीज़ मुझे गुनाहगार मत करे। दो चपेड़ा मार, मैंने गुनाहगार ना करे। हुण तू खानियां चपेड़ा। मुझे इतराफ़ करने दें कि मैंने ही आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाया था। मैंने आपको आपके प्यारे अंकल की नज़र में ज़लील किया। मैं तो खुद आपसे माफ़ी माँगने के काबिल नहीं और आप मुझे मज़ीद शर्मसार करें। फस्तीना रो पड़ी। अशमल मुस्कुरा दिया। बस फिर तो हिसाब बराबर। अशमल ने कहा तो फस्तीना ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो इसकी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। मैंने तुम्हें माफ़ और
किया और तुमने मुझे माफ़ कर दो। हिसाब बराबर हो जाएगा। उसका हाथ पकड़कर कदरे शोखी लहजे में बोला तो फस्तीना चौंक गई। हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी मगर वो हाथ तो क्या छोड़ते ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहुत रह लिया अलग-अलग, अब और नहीं। इसकी बालों में चेहरा छुपाते हुए सरगोशी की। फसीना के रग-रग में खुशी की लहर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद इसे खुद से अलग किया और उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा, फिर चंद पैकेट उठाकर इसकी तरफ पलटा। पैकेट इसकी गोद में रखे और फसीना ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये तुम्हारा अरूसी लिबास है, अब भी उठो और फटाफट चेंज करके आओ। साथ में ये ज़ेवरात भी पहन लो और हाँ, मेकअप भी खुद ही कर लो, क्योंकि पार्लर जैसी फ़िज़ूल जगह तो तुम जाओगी नहीं। अशमा ने शरीर लहजे में कहा तो फसीना ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अशमा अनजान बन गया। म म मैं ये सब करूँगी? वो हकलाई। हाँ भई, मैं वो बेचारा दूल्हा हूँ जिसने अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में नहीं देखा और हरगिज़ ये हसरत दिल में रखने का इरादा नहीं है। चलो फ़ौरन उठो, तैयार होकर आओ। इसने हाथ से पकड़कर उठाया, नाचार फस्तीना को इसके हुक्म की पैरवी करनी पड़ी। आधा घंटा बाद वो झिझकती हुई ड्राइंग रूम से बाहर आई। अशमा ने पलटकर इसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। खूबसूरत तो वो थी, मगर आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत लगी नहीं थी। आज इसके चेहरे पर जो मासूमियत और पाकीज़गी थी, वो पहले कभी नहीं थी और ये इसके चेहरे का उजलापन था जिसने आज इसे हसीन-तरीन बना दिया। अशमत हाथ पकड़ के इसे बेड के पास ले आया। अशमत ने दराज से 2 पैकेट निकाले, एक में से गोल्ड के कंगन निकाले और इसके खूब हाथों में पहना दिए और दूसरा पैकेट खोला तो इसमें रंग-बिरंगी काँच की चूड़ियाँ थी। इसने फस्तीना का हाथ थामकर बड़े प्यार से इसकी कलाई में चूड़ियाँ चढ़ाई। मुझे इनका शोर बहुत पसंद है। चूड़ियों को उँगली से छेड़ते हुए सरगोशी की फस्तीना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अशमत का ये रुख कब देखा था इसने? फंसी मैं तुमसे नफ़रत कभी नहीं करता था। हाँ, तो अलबत्ता तुम्हारा अंदाज़ मुझे बहुत नागवार गुज़रता। तुम मेरे अंकल की बेटी थी, मुझे लड़कियों में बेहया देखकर दुःख होता था। मैं तुम्हारी आज़ाद रविश से नफ़रत करता था, तुमसे नहीं। फिर हालात यूँ हो गए कि मैं तुमसे मुतनफ़्फ़र होता चला गया। जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो मैं तुमसे मुकम्मल बदसन हो चुका था। वो फस्तीना को पहले मिनट आए इसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे-धीरे कहने लगा। मेरे अंदर का तनफ़्फ़ुर तुम पर आहिस्ता-आहिस्ता निकलने लगा। मैं तुम्हें ज़िद करके खुश होता, फिर रफ़्ता-रफ़्ता तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया। तुमने हर वो काम सीख लिया जो मैं अपनी बीवी में देखना चाहता था। इस दिन जब तुम आंटी से बातें कर रही थी, मैंने तुम्हारी बातें इत्तेफ़ाक़न सुन ली और इस दिन मुझे तुम पर फ़ख़्र महसूस हुआ। मैं अपनी शरीकियात को ऐसे तो देखना चाहता था, एक मुकम्मल मुसलमान औरत जो मेरे घर और मेरी नस्ल को सँवार दे। इसने फस्तीना की तरफ देखते हुए कहा। फस्तीना के दिल में तमानियत उतर गई, आज वो मोतबर हो गई थी। मैं मानता हूँ कि मेरा तर्ज़ अमल भी सही नहीं था, मगर फंसी अब मैं चाहता हूँ कि बजाय पिछली गलतियों दोहराने के हम अपनी आइंदा ज़िंदगी सँवारें। जो ज़िंदगी मेरा ख्वाब था वो पूरा हो गया। जिस किस्म की बीवी की ख्वाहिश मैं रखता था, तुम बिल्कुल वैसी बन चुकी हो। मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ, कितनी खताओं के बावजूद इसने मुझे नवाज़ दिया। वो नम लहज़े में बोला। फस्तीना चुपचाप इसे सुन रही थी, ये सब सुनना इसे अच्छा लग रहा था। मैं खुद ही बोले जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल खामोश हो। कुछ तुम भी अपनी पसंद नापसंद बता दो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अशमल ने एकदम रुख इसकी तरफ किया। वो बुरी तरह सटपटा गई। बोलो फसी, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? अशमल ने इसके गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहा। फसीला के पास तो लगता था लफ्ज़ खत्म हो गया। इसने अपने गाल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर इसका हाथ हौले से अपने लबों से लगा लिया। मैं खुश ना होती अशमल तो यूँ खुद को चेंज भी नहीं करती। धीरे से बोलती हुई अशमल को निहाल कर गई। थैंक्स फसी, वो इसे अपने हसार में लेते हुए बोला। फस्तीना ने अपना सर इसके सीने पर रख दिया। एक उम्र की आबला-पाई को करार आने लगा। और सुनो, कल अच्छी तरह से तैयार होना। मैं अपनी ईद पहली बार अपनी ससुराल में मनाना चाहता हूँ। अशमल ने सरगोशी की तो फस्तीना ने सर उठाकर इसे देखा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? धीरे से इसकी बालों की लट खींचते हुए बोला। फस्तीना ने सर इस बात में हिलाया। थैंक्स अशमल, आप बहुत अच्छे हैं। माय गॉड, तुम भी 99% औरतों की तरह निकली। वो मसनूई आँख फटते हुए बोला। क्या मतलब? वो हैरान हुई। इतनी देर से मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या-क्या सच झूठ बोल रहा हूँ। तुम खामोश थी। अब जब मैके जाने का कहा तो मैं एकदम अच्छा हो गया। वो शरारत से बोला। फस्तीना बुरी तरह चौंक गई। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? वो एकदम अंदाज बदल कर बोला। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठना होगा। वो घबराहट में बोल गई। अशमन हंस दिया। कोई नहीं, नींद का नाम नहीं लेना। आज की रात मेरा चांद रात है और लिहाजा तुम आज तो मेरा प्रोग्राम लट जगेगा और जाहिर है तुम मेरा साथ दोगी। वो इसके गिर्द घेरा तंग करते हुए बोला। फस्तीना कोई राह फरार ना पाकर इस पसपा हो गई। रात धीरे-धीरे बीत कर ईद की नवीद लाने वाली थी, मगर फस्तीना की ज़िंदगी में ईद आ चुकी थी। वो अपने रब की शुक्रगुज़ार थी जिसने इसे रमज़ान के रोज़ों का बेहतरीन इनाम अता किया था। वैसे तो ईद स्पेशल था, ये वाला नावल ख़त्म शुरू हो गया, तो आप लोगों को ईद से पहले ही दे दिया मैंने। ईद जब आएगी हम और ला लेंगे। जी, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा आज का नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया। अच्छा नावल था, स्वीट स्टोरी थी, तो स्मूथली एंड हो गया। अच्छा था। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।